नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, और अगर मैं आपको सच बताऊं तो इन सब 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से मुझे ये जो टॉपिक है साइकेट्रिक की जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है। उसका एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि साइकेट्री जो सब्जेक्ट है एक छोटा सा सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात तो साइकेट्रिक नर्सिंग जो सब्जेक्ट है एकदम छोटा सब्जेक्ट है। अब उस छोटे सब्जेक्ट के अंदर भी दोस्तों सबसे ज़्यादा बड़ा वो जो पार्ट है ना, वो इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, जो साइकेट्रिक जो टर्मिनोलॉजी है ना वही आती है। और लगभग जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक साइकेट्रिक के है ना, वो लगभग मैं आपको करवा भी दूंगा। सारे तो मैं नहीं कर, लेकिन जितनी साइकेट्रिक इतनी बड़ी है ही नहीं। देखो, साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी सबसे बड़ा पार्ट है पूरे साइकेट्रिक का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जितने भी जो थेरेपीज हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। जो थेरेप्यूटिक मोडेलिटीज हैं जिनमें ईसीटी आता है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो साइकोफार्माकोलॉजी है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, और जो साइको जो थेरेपीज है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा दो डिसऑर्डर आते हैं इसके अंदर, मेनली सिजोफ्रेनिया है और बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसके अंदर मैनिया डिप्रेशन ये बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ डिसऑर्डर्स और भी आते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना लगभग इन सब में ही क्या हो जाता है दोस्तों, निकल के आ जाता है। इसके अलावा कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर होता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, चाइल्ड डिसऑर्डर होते हैं। तो ये भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन इन सब में अगर मैं कहूँ सब टॉपिकों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा दोस्तों, वो आपका साइकेट्री टर्मिनोलॉजी होता है। और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि इसके अंदर टर्म ही टर्म आते हैं, इतने सारे टर्म आते हैं कि हम क्या हो जाते हैं दोस्तों, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब उसके कंफ्यूज होने का कारण क्या होता है कि हमारा जो बेसिक है ना वो हिला हुआ रहता है। हम क्या करते हैं कि सीधा याद करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई थिंकिंग के डिसऑर्डर क्या है, ये क्या है। हम क्या है, शुरू से नहीं चलते। अब आज मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चलूंगा और लास्ट तक हम पहुंचेंगे बिल्कुल स्लो आराम आराम से एग्जाम्पल्स के साथ में हम पहुंचेंगे। और आपको ये टॉपिक जो है ये पूरा करने के बाद आपको बहुत सिंपल भी लगने लगेगा दोस्तों। और किस प्रकार से ये डिसऑर्डर क्लासिफाइड होते हैं उन सबके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज हमारे साइकेट्री की एक्चुअली में जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनमें पहली क्लास यही है। इसी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक क्लास में खत्म नहीं हो पाएगा। आज की क्लास में मैं आपको दो प्रकार के डिसऑर्डर करवा दूंगा, एक एक्टिविटीज के। अभी मैं समझा दूंगा आपको कि हम कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं। सिर्फ आप इतना समझो अभी कि मैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्टिविटी और डिसऑर्डर ऑफ जो अफेक्ट हैं या इमोशंस के जो डिसऑर्डर हैं दोस्तों, वो मैं आपको आज करवा दूंगा। इसके बाद में जो दूसरे जो डिसऑर्डर बचेंगे आपको, कॉग्निशन के जो डिसऑर्डर बचते हैं, इसमें थिंकिंग, ओरिएंटेशन, परसेप्शन, ठीक है, आपका कॉन्शियसनेस है, मेमोरी, इनसाइट, जजमेंट, उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो मैं आपको फिर एक साथ एक क्लास के अंदर करवा दूंगा। तो इस दो क्लास के अंदर ही मैं आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो पूरी करवा दूंगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूं तो कम से कम उसके बारे में आपको थोड़ा तो बताऊं, तभी मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि द वर्ड साइकेट्री इज कॉइन्ड बाय, कि जो साइकेट्री जो वर्ड है ना दोस्तों वो किसने दिया है। साइकेट्री जो वर्ड है दोस्तों वो किसने दिया है, तो इसमें नाम दे रखा है जोहान रील ने दिया है, बेंजामिन रस ने दिया है, जीन जो पिगेट है उसने दिया है, या फिर जो लिंडा रिचर्ड है दोस्तों उसने दिया है। तो इन सब में से हमें बताना है कि जो साइकेट्री जो वर्ड है वो किसने दिया है। तो हम बात करते हैं, हम दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं और फिर लास्ट तक मैं आपको लेके आता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि एकेडमिक की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊं, लेकिन आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इतनी मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से। मैं ये नहीं कह सकता भाई 100% नहीं आएगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई पेपर नहीं है और ऐसा कोई टीचर नहीं है कि भाई 100% क्वेश्चन वहां से आ जाएं। साइकोलॉजी है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी दो वर्डों से मिलकर बना था। आप सबको ये सब आप जब एकेडमी में पढ़ते हो तब आप पढ़ते हो कि भाई साइके प्लस जो लोगोस जो वर्ड है दोस्तों उससे ये बनता है। एक लैटिन वर्ड है और एक क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है। फिर क्या हुआ था दोस्तों, ये साइके लोग जब ये वर्ड जो बना था दोस्तों साइकोलॉजी, तो उस समय पता चला कि जो साइके जो वर्ड है उसका मतलब साउल होता है। तो जो सोल जो होती है, आत्मा जो होती है, उसकी स्टडी क्या कहलाई थी, साइकोलॉजी कहलाई थी। फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया, सोल को गलत माना गया, साउल बोल रहा हूं मैं, सोल है। और इसके बाद इसको माइंड से रिप्लेस किया गया। फिर माइंड को भी गलत माना गया कि भाई ये डेफिनेशन इसमें बैठती नहीं है। माइंड जो होता है ब्रेन का फंक्शन होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर दोस्तों लास्ट जो आया, हम जो साइकोलॉजी की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बस सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है। आज से आपको और कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, एक लाइन पढ़ो और आगे बढ़ो कि साइकोलॉजी क्या है दोस्तों, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। बस बाकी के काम छोड़ो। अब दो क्वेश्चन साइकोलॉजी से लो। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि साइकोलॉजी जो वर्ड है ये किसने दिया, कॉइन्ड बाय। और एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है।
जो वर्ड दिया है दोस्तों, ये दिया है रुडोल्फ जोइकल ने, कुछ इसको जियोकल लिख देते हैं, वो गलत है, जोइकल ही है ये। रुडोल्फ जो जोइकल है उसने साइकोलॉजी वर्ड दिया है। तो साइकोलॉजी वर्ड किसके द्वारा, वो जो क्वेश्चन था उसमें साइकेट्री लिखा हुआ था दोस्तों, ये मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो वर्ड दिया है ये रुडोल्फ जोइकल ने दिया है। और फादर ऑफ जो साइकोलॉजी है दोस्तों वो विलहेल्म मैक्समिलियन और वुंट को माना जाता है, ठीक है, WAUNDT, विलहेल्म मैक्समिलियन वुंट। कई बार विलहेल्म वुंट भी लिखा हुआ जाता है सिंपल सा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो विलहेल्म मैक्समिलियन वुंट जो है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए कि वर्ड किसने दिया, दूसरा दोस्तों साइकोलॉजी जो है उसका फादर कौन है। अब हमारे सामने आगे दोस्तों ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी किसकी स्टडी है दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। तो इस ह्यूमन बिहेवियर जो है दोस्तों, इसके अंदर किसी भी प्रकार का इसके अंदर क्या हो दोस्तों, एबनॉर्मलिटी हो, किसी भी प्रकार की इसमें क्या हो, डेविएशन हो या एबनॉर्मलिटी हो या डिसफंक्शन हो, ठीक है, कुछ भी लिख दो आप, डिसफंक्शन लिख दो, डेविएशन लिख दो, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मेंटल इलनेस के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मेंटल इलनेस के नाम से हम जानते हैं। सिंपल से ये समझो आप, ठीक है, उसे हम किस नाम जानते हैं, मेंटल इलनेस के नाम से जानते हैं। अब इस मेंटल इलनेस की जो स्टडी है, मेंटल जो इलनेस है दोस्तों, इसकी जो स्टडी है, डिजीज की स्टडी, मेंटल इलनेस की स्टडी और ट्रीटमेंट, स्टडी एंड जो ट्रीटमेंट हम जिसमें पढ़ते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, साइकेट्री के नाम से जानते हैं। अब वहां पर साइकोलॉजी था, यहां पर साइकेट्री था। साइकोलॉजी में सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर आया है, यहां पर ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज जो आई हैं दोस्तों, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं दोस्तों, साइकेट्री में करते हैं। उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, साइकेट्री में करते हैं। तो आप समझ में आ जाओ, सिंपल वर्ड समझो, ह्यूमन बिहेवियर उसकी स्टडी साइकोलॉजी कहलाएगी, ह्यूमन बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी आएगी, मेंटल इलनेस कहलाएगा, मेंटल इलनेस की जो स्टडी है उसका जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो हम किस में पढ़ते हैं, स्टडी मान लो, कोजेज मान लो, उसके बाद ट्रीटमेंट मान लो, तो उसकी सब मेंटल इलनेस के बारे में हम किस में पढ़ते हैं दोस्तों, साइकेट्री में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं दोस्तों, साइकेट्री में पढ़ते हैं हम। अब प्रिवेंशन, साइकेट्रिक नर्सिंग भी देख लो, बस एक वर्ड के अंदर हमारे नर्सिंग में फिक्स है, प्रिवेंशन, प्रोमोशन और रिहेबिलिटेशन और केयर, बस यही तो पढ़ते हैं हम। तो साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होती है, बस सिंपल से लिख लो भाई, उसमें मेंटल इलनेस की स्टडी थी, तो यहां पर प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, प्रोमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, यहां पर मेंटल इलनेस मत लिख देना, मेंटल जो हेल्थ है आपकी उसका प्रमोशन होना, एंड रिहेबिलिटेशन एंड केयर ऑफ मेंटल इल क्लाइंट, रिहेबिलिटेशन एंड केयर ऑफ मेंटल इल क्लाइंट। याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ दो, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ठीक है। साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन कोई आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो छोड़ो और आगे बढ़ो। यहाँ इसको बस थोड़ा सा याद रख लेना, साइकेट्रिक स्टडी करते हैं मेंटल इलनेस की, और इस स्टडी करने क्या कहलाता है दोस्तों, साइकेट्री कहलाता है, ठीक है, बस सिंपल सा वर्ड। अब साइकेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सुनते जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन की जो साइकेट्री जो वर्ड है दोस्तों वो किसने दिया, ये वर्ड किसने कॉइन किया, वर्ड कॉइन्ड बाय। तो इसका जो आंसर आएगा, जो हमने पढ़ा है उसमें, वो जो हमारा क्वेश्चन है वो भी यही है, तो उसका आंसर आएगा जोहान रील। जोहान जो रील है दोस्तों उसने ये वर्ड दिया है, साइकेट्री वर्ड वाज कॉइन्ड बाय जोहान रील, ध्यान रखना। साइकेट्री जो वर्ड है वो किसने दिया है दोस्तों, जोहान रील ने दिया है। फिर क्वेश्चन आता है सॉरी, फादर ऑफ साइकोलॉजी, इसका आंसर आएगा बेंजामिन रस। बेंजामिन जो रस है उसको हम फादर ऑफ साइकोलॉजी लिख दिया मैंने, सॉरी साइकेट्री लिख, फादर ऑफ साइकेट्री बेंजामिन रस। फादर ऑफ साइकेट्री पूछे बेंजामिन रस आएगा, और फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री पूछे तो भी बेंजामिन रस आएगा, क्योंकि अमेरिका से ही है ये, तो इनको ही माना जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, इसका आंसर आएगा दोस्तों पहला, देखो सभी ज्यादातर फिलिप पाइनेल को मानते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में फिलिप पाइनेल नहीं दिखे तो फिर सिगमंड फ्रॉइड करोगे आप,
अगर ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो क्या करोगे, सिगमंड फ्रूड करोगे। अगर ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों तो आप इसका आंसर क्या करोगे, फिलिप पाइनेल करोगे। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना। एक ध्यान और रख लेना, जो जीन पिगेट है उसको हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकेट्री मानते हैं, फादर ऑफ चाइल्ड साइकेट्री, ये भी लिख लो, चाइल्ड साइकेट्री। देखो इसमें जोहान रील ने क्या किया, साइकेट्री जो वर्ड है वो कॉइन किया है, यही क्वेश्चन है। बेंजामिन रिस को हम फादर ऑफ साइकेट्री मानते हैं। ठीक है, हाँ ये लिंडा रिचर्ड, ये वो लिख लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नर्सिंग के लोग हैं, नर्सिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट साइकेट्री नर्स, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, आंसर आएगा लिंडा रिचर्ड, लिंडा रिचर्ड। एक क्वेश्चन और लिख लो, लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन साइकेट्री, फादर ऑफ इंडियन साइकेट्री, तो इसका लिख लो नरेंद्र दास सेन गुप्ता। ज्यादा याद नहीं हो तो नरेंद्र गुप्ता याद रख लो, नरेंद्र मोदी जी से याद रख लो, नरेंद्र है। ठीक है, तो ये क्या है, इंडियन साइकेट्री के फादर इनको माना जाता है। तो कई सारे हमारे सामने क्वेश्चंस हो गए हैं, एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर लो कि मैंने कहाँ क्या क्या बताया है आपको। एक तो चाइल्ड साइकेट्री का आपको मैंने जीन पिगेट बताया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद साइकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया है, रिडोल्फ जॉइकल ने दिया है। फादर ऑफ जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो रिडोल्फ जॉइकल ने दिया है। फादर ऑफ जो साइकोलॉजी है वो विलहेल्म मैक्सिमिलियन वुंट है। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की किसकी, साइकेट्री से रिलेटेड, कि साइकेट्री जो वर्ड है वो जोहान रील ने दिया है। फादर ऑफ जो साइकेट्री है वो कौन है, बेंजामिन रस है। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री कौन है दोस्तों, फिलिप पाइनेल है। अगर वहां ऑप्शन में नहीं मिलता दूसरा कौन सा दोगे, सिगमंड फ्रूड, जिसका क्या दोगे दोस्तों आंसर दोगे। फिर मैंने आपको एक इंडिया का बताया है तो नरेंद्र दास सेन गुप्ता, और सब फर्स्ट साइकेट्री जो नर्स है वो कौन है, लिंडा रिचर्ड है, लिंडा रिचर्ड है। अब दोस्तों हमने बात की कि जो साइकोलॉजी जो होती है ना, अब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हो ही गया, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वर्ड साइकेट्री जोहान रील ने दिया है तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं हमारे मेन पोर्शन के ऊपर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं हम बाद में करवाऊंगा, पहले मैं आपका बेसिस जो है ना, बेसिक वो क्लियर करवाता हूं मैं आपका। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है। इससे समझ लिया तो आपको पूरी जो टर्मिनोलॉजी है ना वो समझ में आ जाएगी बस, क्योंकि यहां से शुरुआत करनी है, फिर आपको टर्म को डिसऑर्डर्स को घुसाना है। जब अब तक नॉर्मली नहीं पता तो हम क्या करेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन ह्यूमन बिहेवियर की ये होती है कि वो सारी ओवर्ट एंड कवर्ट एक्टिविटी, ऐसी सारी एक्टिविटी जो हमें क्या होती हैं दोस्तों, दिखती हैं, ओवर्ट कहलाएंगी, और जो नहीं दिखती हैं, हमारे अंदर भी होती हैं इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, तो वो क्या होती हैं दोस्तों, कवर्ट। हम क्या सोच रहे हैं ये भी कवर्ट है। तो वो सभी फीलिंग जो कि ओवर्ट एंड कवर्ट एक्टिविटी हैं, वो सारी एक्टिविटी जो कि ओवर्ट एंड कवर्ट हैं। और एक व्यक्ति जब अपने मदर के वोम में होता है, यूट्रस में होता है, वहां से लेकर और ग्रेवी यार्ड में पहुंचता है, शमशान घाट पहुंचता है, वहां तक उसके द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाविधियां, एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं दोस्तों, आपकी ह्यूमन बिहेवियर कहलाती है। कि भाई सब जो भी एक्टिविटी करता है, वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है दोस्तों, वो उसका क्या है, ह्यूमन बिहेवियर है। वो चल रहा है वो भी बिहेवियर है, वो सोच रहा है वो बिहेवियर है, वो रो रहा है बिहेवियर है, हंस रहा है बिहेवियर है, किसी के प्रति जेलस है बिहेवियर, किसी से प्यार करता है बिहेवियर है, दुखी है बिहेवियर है, ठीक है, खुश है बिहेवियर है, कुछ भी कर रहा है वो दोस्तों, जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा वो सब एक्टिविटी क्या होगी दोस्तों, वो नहा रहा है वो भी एक्टिविटी है, तो वो सब क्या कहलाएगा, ह्यूमन बिहेवियर कहलाएगा। जो एक्टिविटी हमें बाहर से किसी व्यक्ति को देखकर दिख जाए, पता लग जाए कि भाई ये चल रहा है, तो ये ओवर्ट एक्टिविटी होगी। एक कुछ ऐसी एक्टिविटी जो दिखाई नहीं देती, उन्हें हम किस नाम जानते हैं, कवर्ट एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी जो डेफिनेशन है, मेन जो डेफिनेशन है कि ह्यूमन बिहेवियर इज कलेक्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ह्यूमन बिहेवियर इज द सम ऑफ, टोटल ऑफ, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, 3 प्रकार की एक्टिविटियों का कलेक्शन ही क्या कहलाता है दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर कहलाता है। वो कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है, इसके अलावा कोई एक्टिविटी एक ह्यूमन परफॉर्म ही नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। एक ह्यूमन है ना, 3 ही प्रकार की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है,
और इन तीनों का टोटल ही क्या कहलाता है? ह्यूमन बिहेवियर कहलाता है। इनका सम ही, इनका जोड़ ही क्या कहलाता है दोस्तों? ह्यूमन बिहेवियर कहलाता है। कोग्निशन की एक्टिविटी, कोग्निटिव एक्टिविटी और अफेक्टिव एक्टिविटी, इन तीनों एक्टिविटियों को एक साथ हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इन्हें ही हम ह्यूमन बिहेवियर के नाम से जानते हैं। अब इनको मैं आपको समझा दूंगा। जब आपको ये समझ में आ गए ना दोस्तों, तो इसके डिसऑर्डर आप इतने इजी तरीके से पढ़ोगे, आपको होगी हाँ सर आप बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कोनेशन की। कोनेशन जो है दोस्तों, इसे हम मोटार एक्टिविटी या फिर इसे हम साइकोमोटार एक्टिविटी भी कहते हैं। साइको मोटार एक्टिविटी या फिर इसे हम डूइंग एक्टिविटी भी कहते हैं। डूइंग, करना। कोई भी ऐसी एक्टिविटी दोस्तों जिनमें हम हमारी मसल्स का, हमारे जॉइंट्स का, हमारे शरीर का, हमारी बोन्स का यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो सब एक्टिविटी क्या कहलाती है दोस्तों? कोनेशन एक्टिविटीज कहलाती है। मोटार मतलब कि मूवमेंट हो रहा है, मोटार है। साइकोमोटार एक्टिविटीज जो हमारे ब्रेन से स्टार्ट होती हैं, हमारे साइके से स्टार्ट होती हैं और हमारे शरीर में, मोटार में मतलब हमारा शरीर के मूवमेंट के साथ क्या होती है दोस्तों? खत्म होती हैं, क्या कहलाती हैं? साइकोमोटार एक्टिविटी कहलाती हैं। कोनेशन मोटार एक्टिविटी या साइकोमोटार एक्टिविटी। डूइंग का मतलब हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ये डूइंग होता है, ये नोइंग होता है और ये क्या होता है? फीलिंग होता है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इसको डूइंग बोलते हैं। अब डूइंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जैसे आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, वॉकिंग। वॉकिंग कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? कोनेशन कहलाएगी, ठीक है। आप नीचे लिख लेना, मेरे यहां पे जगह नहीं है, ठीक है। आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, क्या कहलाएगी दोस्तों? वॉकिंग कहलाएगी। आप भाग रहे हो, रनिंग। कौन सी एक्टिविटी है? कोनेशन है, मोटार एक्टिविटी है। आप जंप कर रहे हो, जंपिंग। कौन सी एक्टिविटी है दोस्तों? मोटार एक्टिविटी है। आप घोड़ा चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी चीज आप कर रहे हो, ऐसी सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं दोस्तों? कोनेशन कहलाती हैं, मोटार एक्टिविटी कहलाती हैं या साइकोमोटार एक्टिविटी कहलाती हैं। ये सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसमें कुछ करना पड़ता है, डूइंग, इनमें कुछ करना पड़ता है। दूसरी दोस्तों इनकी क्या विशेषता है कि ये जो एक्टिविटीज जो है ना, इनको दूसरा कोई भी पर्सन जो आप नहीं हो, आपके अलावा कोई भी पर्सन, आपका दोस्त हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, वो भी आपको इन एक्टिविटीज को देखकर बता देगा कि ये क्या कर रहा है। इन एक्टिविटीज को, दीज एक्टिविटीज कैन बी ऑब्जर्व्ड बाई अदर्स, ठीक है। इन क्रिया विधियों को दूसरे के द्वारा क्या किया जा सकता है? ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? कोनेशन के नाम से जानते हैं, मोटार एक्टिविटी के नाम से जानते हैं या साइकोमोटार एक्टिविटी या डूइंग। दूसरा जो है दोस्तों कोग्निटिव। कोग्निटिव का मतलब यहां पर आ गया ब्रेन से रिलेटेड, जो चीजें आपके दिमाग में चले ना, वो सब चीजें क्या कहलाएंगी दोस्तों? कोग्निटिव कहलाएगी। जो चीजें आपके दिमाग में चले, जो आपको खुद को पता है, जिसको मुझे नहीं पता, ठीक है, जो मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो सिर्फ नो, कौन जानता है? आप जानते हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नोइंग बोलेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? नोइंग के नाम से जानेंगे कि ऐसी एक्टिविटी जो आपके दिमाग में चल रही है और आप इनको जानते हो, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? नोइंग के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या आती हैं? अब इसको मैं जिस हिसाब से बताऊं उस हिसाब से याद कर लेना। क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी कोग्निटिव नहीं है, कौन सी एक्टिविटी कोग्निटिव नहीं है। सिंपल बन जाता है। कैसे याद करोगे? एक ट्रिक याद करो। कोग्निटिव एक्टिविटी कौन सी है? हमेशा भूल जाते हो आप। डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा तो उनको भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं, कोग्निटिव एक्टिविटीज को। देखो, आपको याद रखना है टॉप सीएम, मतलब ऐसा चीफ मिनिस्टर जो क्या है दोस्तों? टॉप के अंदर है, जो किस पे है? टॉप पे है। इसके अलावा उसको आप चाहते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए, तो टॉप सीएम जिया, टॉप सीएम जिया। इस ट्रिक को अपने दिमाग में बैठा लो, आपकी आधी टर्मिनोलॉजी खत्म कर देगा ये, ठीक है। टॉप सीएम जिया, टॉप एक वर्ड, सीएम दूसरा वर्ड और जिया तीसरा वर्ड। टॉप सीएम जिया। ऐसे मान लो जिया नाम का कोई है जिसको टॉप सीएम है, या ऐसे मान लो टॉप सीएम ज्यादा ज्यादा, उसको आप चाहते हो कि ज्यादा ज्यादा जिए वो, तो टॉप सीएम जिया। अब देखो, टी फॉर थिंकिंग। दोस्तों हो सकता है कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं सोच रहा हूं कि भाई ये सोच रहा होगा कि सर तो बहुत बढ़िया आदमी है, और अंदर से तुम सोच रहे हो कि सर तो बहुत बेकार आदमी है। भाई आपके दिमाग में चल रहा है, आपकी थिंकिंग है, मेरी थोड़ी है। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? कोग्निटिव एक्टिविटी कहलाएगी, जो सिर्फ आप जानते हो। तो वो एक्टिविटी क्या होगी दोस्तों? थिंकिंग। कोई भी आइडिया आपके माइंड में क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है।
कोई भी आइडिया आपके माइंड में क्या हो रहा है दोस्तों, क्रिएट हो रहा है, वो क्या कहलाता है, थिंकिंग कहलाता है। तो थिंकिंग कैसी एक्टिविटी है, ये ध्यान रखना, कोग्निटिव एक्टिविटी। इसके बाद है ओरिएंटेशन। नेक्स्ट दोस्तों ओरिएंटेशन, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, फिर हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब है आप कहीं भी खड़े हो, आप कहीं भी नई जगह जाते हो, आपको कहते हैं भाई आज आपको ओरिएंट करवा देते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है दोस्तों कि आपको उस जगह का 3 चीजें पता होना चाहिए, टाइम, प्लेस और पर्सन। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, टाइम, प्लेस और पर्सन। कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर हमें कहता है, मान लो हम नर्सिंग ऑफिसर हमें कहता है कि एक बार उस पेशेंट को देखना ओरिएंटेड है या नहीं है, तो हम कैसे उसको पता लगाएंगे ओरिएंटेड? सबसे पहले हम उससे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, वो बताएगा भाई मेरा नाम रामेश्वर है, हम समझ जाएंगे भाई उसको पता है खुद के बारे में। तो खुद का नाम हम उसके अटेंडर से पूछेंगे सही बता रहा है ये, वो कहेगा हाँ जी सही बता रहा है, ठीक है। कहीं क्या पता दूसरा ही बता रहा हो, उसको दिमाग में और कुछ ही चल रहा हो, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता दे, कह दे कि मेरा नाम तो सीता है, मेरा नाम तो राधा है, कुछ भी कह दे, ठीक है, कुछ भी नाम बोल दे, लेकिन उसको आभास हो गया। फिर हम उससे पूछेंगे भाई कहाँ पे आए हो। अब हो सकता है कि उसके दिमाग में चल रहा हो वो आया हॉस्पिटल में और कहीं मैं सिनेमा में हूँ, तो उसका मतलब उसको प्लेस का नहीं पता। तो उसको प्लेस का कब पता होगा, वो कहेगा हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं एम्स में हूँ, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेस हो जाएगा, उसको जगह का पता होना चाहिए। फिर उसको पूछेंगे हम भाई क्या टाइम हो रहा है सुबह, और वो कह रहा है रात, तो वो ओरिएंट नहीं है, वो डिसओरिएंटेड है। तो जो पर्सन सही तरीके से बता दे तीनों चीजों के बारे में, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में और पर्सन के बारे में, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। तो ओरिएंटेशन क्या है कि टाइम, प्लेस और पर्सन का सही से क्या होना, पता होना, टाइम, प्लेस और पर्सन का सही से पता होना क्या कहलाता है दोस्तों, ओरिएंटेशन कहलाता है। थिंकिंग, ओरिएंटेशन। इसके बाद है दोस्तों परसेप्शन, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, परसेप्शन आता है। परसेप्शन का मतलब होता है परसीव करना। आप कहोगे वाह सर बहुत बड़ी बता दी, इतना तो हमको पहले ही पता था, परसीव करना, ऐसे तो हम कोई भी डेफिनेशन पूछ लो। सही बात है, मैं भी ऐसे ही कहता हूँ। जब स्टूडेंट से मैं पूछता था कि भाई परसेप्शन क्या है, वो कहता था सर परसीव करना, मैं कहता वाह बहुत बड़ी डेफिनेशन बता दी। तो दोस्तों परसेप्शन क्या है, परसीव करना है, बट परसीव करना कि मतलब क्या है ये समझो। परसीव करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपके जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उन सेंस ऑर्गन का यूज करके आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो दोस्तों, क्या कर रहे हो, वही क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। आप कहोगे सर क्या कर रहे हो, अरे भाई आंखों से आप देखोगे ना, सुनोगे तो नहीं ना, तो आंखों से आप जो चीज देखोगे क्या कहलाएगा, परसेप्शन कहलाएगा। कानों से आप जो चीज सुनोगे क्या कहलाएगा, परसेप्शन कहलाएगा, ठीक है। नाक से आप जो स्मेल करोगे, सूंघोगे, क्या कहलाएगा, परसेप्शन कहलाएगा। टंग से आप जो स्वाद लोगे क्या कहलाएगा, परसेप्शन कहलाएगा, ठीक है। आपके जो स्किन है उसके द्वारा आप टच का पता लगाओगे, टेम्परेचर का पता लगाओगे, कोई भी पेन है आपको, पिन जो बोधी उसका पता होना, तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं दोस्तों, परसेप्शन कहलाती है। अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको हम, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परसेप्शन के जो डिसऑर्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टाइम, प्लेस और क्या हो गया दोस्तों, परसेप्शन हो गया, और इनके बारे में और हम ज़्यादा आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है दोस्तों कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर कई सारी चीज़ें और क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्लूड हो जाती हैं। ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, टाइम, प्लेस, ठीक है। जो स्टिमुलाई है, चाहे वो पेनफुल स्टिमुलाई हो, उससे क्या होना चाहिए, जो पर्सन है वो अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। क्लियर माइंडनेस होनी चाहिए उसको, हर चीज़ का उसके सोचने की क्षमता उसके अंदर क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ये सारी कई सारी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, जो कॉन्शियसनेस है उसमें होती हैं। जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे तभी हम और आगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में आता है दोस्तों मेमोरी, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। हमारे ब्रेन के अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं वही क्या कहलाती है दोस्तों, मेमोरी कहलाती है। आगे और पढ़ लेंगे। इसके बाद है दोस्तों जैसे जजमेंट। भाई आप किसी भी चीज़ को देख के सही या गलत को पता लगाना क्या कहलाते हैं दोस्तों, जजमेंट। आपके सामने कुआं है, मैं तो आपको बोल दूं भाई जाओ सीधे जाओ, तो आपको खुद को दिमाग लगाना है ना, भाई आगे कुआं है तो मुझे मुड़ के ऐसे जाना है, ठीक है। तो आपका क्या यूज किया आपने, जजमेंट यूज किया, ठीक है। मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या कहलाएगा, जजमेंट कहलाएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे नहीं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं उन क्वेश्चंस की बाद में बात करूंगा। अभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में मतलब मेरे अकॉर्डिंग है नहीं कि आएगा। इसके बाद दोस्तों इनसाइट। इनसाइट मतलब अंदर से निकलना। अगर पेशेंट को खुद के बारे में पता है कि हाँ मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मैं गलत हूँ तो कैसे गलत हूँ, क्या कहलाता है दोस्तों, इनसाइट कहलाता है। आगे हम इनसाइट की डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जो साइकोटिक और न्यूरोटिक, जो दो डिसऑर्डर होते हैं। एक न्यूरोटिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई जो पेशेंट होता है उसको पता रहता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो वो न्यूरोटिक कहलाता है। नहीं पता होता
साइकोटिक होता है। ठीक है, अच्छे से आगे बढ़ेंगे तब हम बात इसके बारे में करेंगे। और एक और लिख लो, अटेंशन। एक और क्या लिख लो दोस्तों, अटेंशन। बस ये सीरीज याद रख लो आप, तो आपको तो ये सीरीज याद रखनी है दोस्तों। तो किसी भी अटेंशन क्या होगा दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना, किसी भी सिचुएशन के ऊपर फोकस करना, ठीक है, किसी भी जगह के ऊपर एक कुछ समय के लिए फोकस करना, क्या कहलाता है दोस्तों, अटेंशन कहलाता है। ऐसे नहीं कि भाई आप 5 घंटे तक एक दीवार को देख रहे हो तो अटेंशन हो गया, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अगर फोकस कर रहे हो, क्या कहलाता है दोस्तों, अटेंशन कहलाता है। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर है, बस इनको रट लो, क्योंकि क्वेश्चन सीधा बनेगा कि इनमें से कौन सा डिसऑर्डर कोग्निटिव नहीं है, इनमें से कौन सा डिसऑर्डर कॉग्निशन में आता है, कौन सा इमोशंस में आता है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, थिंकिंग, ओरिएंटेशन, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, जजमेंट, इंसाइट और अटेंशन। अभी सिर्फ हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, अभी हमने एब्नॉर्मल कुछ नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ आपको ह्यूमन बिहेवियर बता रहा था कि 3 प्रकार का होता है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया, कॉग्निटिव एक्टिविटीज हो गई, कॉग्निशन एक्टिविटीज हो गई, कॉग्निटिव इफेक्टिव हो गई। तीसरी दोस्तों अफेक्टिव। अब आदमी है ना, तीसरी एक चीज और कर सकता है, बस आपने भाई सोच लिया, सब कुछ कर लिया, आपके अंदर जो है वो सब आ गया आपका कॉग्निशन के रूप में, जो आपका बाहर है सब कुछ वो आ गया दोस्तों किसके रूप में, आपका कॉग्निशन के रूप में। अब एक चीज बच गई दोस्तों, अफेक्टिव, आपके इमोशंस। मैंने कहा था भाई आप कुछ भी करो, वो बिहेवियर है, आप कुछ भी करो, रोवो, हंसो, कुछ भी करो दोस्तों, वो सब क्या है, आपके इमोशंस हैं। तो दोस्तों इन इमोशंस को तो हमें क्या करना है, पता लगाना है, इन इमोशंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों जो चीज़ आप फील करते हो ना, वो क्या है, इमोशंस है। जो चीज़ आप क्या करते हो दोस्तों, फील करते हो, फीलिंग जो होती है वो दोस्तों क्या होती है, वो इमोशंस होती है। अफेक्ट और जो मूड है वो थोड़ा अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अफेक्ट क्या होता है दोस्तों, अफेक्ट कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए जो आपके इमोशंस हैं वो अफेक्ट कहलाएंगे, और एक लंबे टाइम पीरियड के लिए जो आपके इमोशंस हैं दोस्तों वो मूड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, मूड कहलाते हैं। तो ये भी थोड़ा हम आगे इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि कॉग्निशन जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ये हो गया, इनको हम मोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर, डूइंग, ये नोइंग हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, फीलिंग हो गया। अब फिर आपको इसमें क्या आता है भाई, इसके अंदर क्या आएगा, आप खुश हो, हैप्पीनेस हो, ठीक है, आप खुश हो, हैप्पी हो, ये है, दुखी हो, सैड हो, ये आपके इमोशंस हैं, किसी के प्रति जेलस हो, ये आपके क्या है दोस्तों, इमोशंस हैं। ठीक है, हैप्पी होना, सैड होना, जेलस होना, तो ये सब आपके क्या है दोस्तों, किसी के प्रति लव रखना, किसी के प्रति हेट रखना, तो ये सब क्या है, दीज आर अफेक्शन और अफेक्टिव एक्टिविटी और इमोशंस, ये सब क्या है दोस्तों, इमोशंस हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, ह्यूमन बिहेवियर से सीधा उठकर हमें किस पे जाना है दोस्तों, मेंटल इलनेस पे जाना है। अब मैंने क्या कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर की किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के अंदर अगर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी, डेविएशन आता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, मेंटल इलनेस के नाम से जानते हैं। बस अब हमें कुछ नहीं करना, इनको उठाना है और इनके डिसऑर्डर पढ़ने हैं। देखो टर्मिनोलॉजी पे ऐसे आना है, आपको सीक्वेंस वाइज आना है, ऐसे नहीं कहीं से भी उठा लिया और पढ़ने लगे डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, तो कभी भी वो चीज़ें आपके दिमाग में रहने वाली नहीं है, वो चीज़ें आपकी दिमाग में नहीं रहने वाली। तो डिसऑर्डर या फिर मेंटल इलनेस लिख लो, या ऐसे लिख लो मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस में भी 3 ही प्रकार के डिसऑर्डर होंगे, क्योंकि आपके ह्यूमन बिहेवियर की एबनॉर्मलिटी क्या कहलाई, मेंटल इलनेस। तो पहले जो आएगा वो कौन से आएंगे दोस्तों, डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी और मोटर एक्टिविटी। डिसऑर्डर ऑफ कॉग्निशन एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी और मोटर एक्टिविटी, यही तो लिखाया है, मोटर एक्टिविटी, भाई यही लिखा है मैंने, इसके अलावा तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने यही तो बोला है कि डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी, यही बोला है मैंने, और कुछ नहीं बोला। ठीक है भाई, यही बोला है। तो इसके बाद में दूसरा क्या पढ़ेंगे दोस्तों, भाई दूसरा हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ कॉग्निशन। बस कॉग्निशन के जो डिसऑर्डर हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटी लिख दो चाहे, उसके डिसऑर्डर है, यही तो पढ़ेंगे। दूसरे इसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे। आ गए हम टर्मिनोलॉजी पे, देखो कैसे आ गए, अपने आप ही उठ के आ गए, हमने बिहेवियर के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पता लग गया। इसके बाद तीसरा तो डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट, भाई आपकी फीलिंग के डिसऑर्डर भी पढ़ लेंगे, ठीक है, आप लोग नाराज मत हो, आपकी क्या क्या फीलिंग्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है, आपके अफेक्ट के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको ये वाले करवा दूंगा और अफेक्ट करवा दूंगा। अब वो सर सीक्वेंस से क्यों नहीं चल रही, ये क्यों नहीं लिया बीच में, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा है, इसकी पूरे की एक क्लास हो जाएगी। अभी आज मैंने क्या इंट्रोडक्शन भी पढ़ाना पड़ा मुझे, इन दोनों को साथ लेता ना तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसी से क्लास का बैलेंस बन रहा है, ठीक है। आप पढ़ कैसे भी सकते हो, चाहे पहले अफेक्ट को पढ़ लो या चीज़ को पढ़ लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं आपको 2 प्रकार के डिसऑर्डर पढ़ा दूंगा,
एक मैं आपको साइकोमोटर एक्टिविटी की पढ़ा दूंगा और एक मैं आपको डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट पढ़ा दूंगा। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम सारे थिंकिंग, ओरिएंटेशन, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, इनसाइट, जजमेंट सारे पढ़ लेंगे। ठीक है, जो भी हैं वो सारे हम पढ़ लेंगे। अटेंशन। चलो हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के इन डिसऑर्डर की हम क्या करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी। चलो अब देखो दोस्तों, फिर आपको कंसेप्ट पे आना है, बस अपना दिमाग चलाओ, खुद ही आएंगे आंसर। आप दोस्तों कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो ना, उसको 3 प्रकार से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये कहूं कि भाई समझने के लिए अभी आप लिखना मत कुछ भी, कि आपको ए से बी तक जाना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, बहुत फास्ट जाओगे, तेज जाओगे आप, फास्ट। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप बहुत फास्ट जाओगे, तेज जाओगे। दूसरा दोस्तों, आप कैसे जाओगे, बिल्कुल स्लो जाओगे। बिल्कुल क्या जाओगे दोस्तों, स्लो जा सकते हो। तीसरा कौन सा तरीका हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि आप, है ना, ये तो बाद की बात है कि फास्ट और स्लो जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं भाई ऐसे जाना है, सीधा आपको रास्ता बता दिया, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं तो सर ऐसे जाऊंगा। ये लो, यहां ये पहुंच गए आप। ये तीसरे प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हो आप, जो कि सबसे पागल वाली एक्टिविटी आप कर रहे हो। वैसे पागल बोलना नहीं चाहिए, पागल जो वर्ड है वो गलत है ना, मेंटल इलनेस जो वर्ड है वो यूज करते हैं आजकल। हम मेंटल इल पेशेंट बोल सकते हैं, हम मेंटल इल क्लाइंट बोलते हैं। ल्यूनेट जो वर्ड है दैट इज पेंड। ठीक है, लेकिन मैंने आपको मजाक में वैसे बोल दिया। तो दोस्तों पहली जो एक्टिविटी है साइकोमोटर एक्टिविटी के अंदर, वो ऐसी एक्टिविटी है जो तेज परफॉर्म की जाएगी। दूसरी ऐसी एक्टिविटी है जो धीरे परफॉर्म की जाएगी। और तीसरी ऐसी एक्टिविटी है जो ना तेज है ना धीरे है, लेकिन वो एकदम एबनॉर्मल है, पेनफुल है, या डिस एक्टिविटी है। वो क्या है, डिस एक्टिविटी है। तो एक एक्टिविटी हो गई दोस्तों तेज एक्टिविटी, उसे हम बोलेंगे दोस्तों हाइपर एक्टिविटी। इसे हम किस नाम से जानेंगे, हाइपर एक्टिविटी। दूसरी जो एक्टिविटी होती है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं भाई धीरे होना, उसका स्ट्रीम और फ्लो एक्टिविटी का धीरे होना हाइपो एक्टिविटी कहलाता है, या इसे हम साइकोमोटर रिटार्डेशन भी बोलते हैं, साइकोमोटर रिटार्डेशन। और तीसरी प्रकार की जो एक्टिविटी है जो एबनॉर्मल है, पेनफुल है, ठीक है, उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, डिस एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। आपके दिमाग में सर क्या क्वेश्चन आना चाहिए दोस्तों, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि सर एक बात बताओ कि मैं यहां खड़ा हूं और मेरी जो बस है ना वो यहां खड़ी है, ये मेरी बस, क्या बस बनी है, वाह। ठीक है, खुद की तारीफ खुद किया करो आप लोग, कॉन्फिडेंस आएगा आप में, वाह कि मैं क्या पढ़ाई की मैंने आज मैंने 5 घंटे पढ़ाई की, ऐसे बोला करो खुद को, क्या मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, ज़्यादा भी मत करना क्योंकि साइकेट्री है, थोड़ा पागल न हो जाए हम। अब देखो दोस्तों, अब आप कहोगे सर हाइपर एक्टिविटी कैसे डिसऑर्डर हो गया, ये मुझे समझाओ कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कैसे हो गया। मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरी बस है वो यहाँ है और वो जाने वाली है और यहाँ से वो जाने ही वाली है, मुझे पता लग रहा है कि बस भाई चल ही रही है। और अब बस जब चल रही है दोस्तों तो मैं तो भागूंगा भाई, सिंपल सी बात है, किसी को बस पकड़नी है, मान लो उसी की बस है दोस्तों, और वो क्या करेगा दोस्तों, भागेगा। तो वो भागेगा तो वो दोस्तों उस एक्टिविटी को हम देखो नॉर्मल चल रहा है तो भाई वॉकिंग हो गया। ठीक है, अब भागना मतलब एक्टिविटी को तेज परफॉर्म करना क्या कहलाता है दोस्तों, हाइपर एक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, हाइपर एक्टिविटी कहलाता है। तो अब आप मुझे ये कहोगे कि सर ये कैसा हो गया, आप तो कह रहे हो डिसऑर्डर ऑफ मेंटल इलनेस है ये, तो मैं क्या कोई बस के पीछे भाग रहा हूं, लोग हो सकता है मेरा मजाक उड़ा लें, कहने कि ये भाग कैसे रहा है, लेकिन मैं कोई पागल थोड़ी हूं सर, मुझे तो बस पकड़नी है, तो मैं पागल कैसे हो गया। तो उस आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूं दोस्तों। दोस्तों कोई भी एक्टिविटी चाहे वो हाइपर हो या फिर हाइपो हो, अगर वो गोल ओरिएंटेड है, अगर वो गोल ओरिएंटेड, हाइपो के विदाउट गोल, अगर कोई गोल नहीं है, कोई पर्पज नहीं है दोस्तों, तो ही वो क्या होगा, डिसऑर्डर होगा। तो हाइपर एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा फ्लो या उसका स्ट्रीम, तेज गति से कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना विदाउट एनी पर्पज इज नोन एज हाइपर एक्टिविटी। दिस इज नोन एज हाइपर एक्टिविटी।
कोई भी एक्टिविटी उसका रिटार्ड होना, उसका स्लो होना बिना किसी पर्पज के क्या कहलाएगा दोस्तों? पर्पजलेस या विदाउट लॉस, विदाउट गोल हाइपो एक्टिविटी कहलाएगा। तो हाइपो एक्टिविटी गोल नहीं है तभी कहलाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये दोनों आपके बिल्कुल क्या हो गए हैं दोस्तों, क्लियर हो गए होंगे कि भाई हाइपो एक्टिविटी भी क्या हो सकती है दोस्तों, नॉर्मल भी हो सकती है, एबनॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन अगर उसका कोई पर्पज नहीं है तभी वो एबनॉर्मल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अब हमारे क्वेश्चंस कहां से बनते हैं दोस्तों? यहां से बनते हैं, और ये क्या है? डिसएक्टिविटी। अब आपको डिसएक्टिविटी के जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे करवाने हैं। चलो भाई, डिसएक्टिविटी को समझो। एनी एक्टिविटी दैट इज डूइंग एबनॉर्मली और विद पेनफुल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी दैट इज पेनफुल और दैट इज परफॉर्म्ड बाय एबनॉर्मल वे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एबनॉर्मल वे से परफॉर्म की जाए या फिर जिसे करने में क्या हो, पेनफुल हो, ऐसी एक्टिविटी क्या कहलाती है दोस्तों? डिसएक्टिविटी। या जो करना क्या हो, डिफिकल्ट हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपको डिसएक्टिविटी कहलाएगी। देखते हैं, देखो कई सारी एक्टिविटीज आज ऐसी आएंगे कि खुद आप सोचने लग जाओगे कि यार ये तो मेरे अंदर भी है, क्या मैं भी मेंटल ले लूं? ठीक है, देखना डिसएक्टिविटी के अंदर पहले प्रकार की जो एक्टिविटी आती है दोस्तों, इन्हें हम रिपीटियस एक्टिविटी बोलते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बहुत सिंपल है। देखो आप खुद कहोगे कि हाँ भाई अलग एक्टिविटी है, तो पहली जो एक्टिविटी है दोस्तों उन्हें हम रिपीटियस एक्टिविटी या फिर इन्हें ही हम स्टीरियोटाइप एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम जानते हैं? स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। दूसरे प्रकार की जो एक्टिविटीज आती हैं दोस्तों, इसके अंदर वो आती हैं ऑटोमेटिक एक्टिविटी और ऑटोमेटिज्म। सारे समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, याद हो जाएंगे आपको, यहीं पे याद करवा दूंगा मैं। नेगेटिविज्म। तीसरे प्रकार की जो एक्टिविटी आती हैं दोस्तों वो आती हैं आपकी नेगेटिविज्म। इसके बाद इसके अंदर आता है दोस्तों आपका कंपल्सन। एक इसके अंदर आता है आपका वॉयलेंस, और एक आपका इसके अंदर आता है दोस्तों सुसाइड। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है दोस्तों? अब पेनफुल ही है, सुसाइड करना पेनफुल ही है, किसी को मारना, खुद भी पिटना, वॉयलेंस पेनफुल है। कंपल्सन अभी पढ़ेंगे, ये भी पेनफुल एक्टिविटी है। ठीक है, प्रॉब्लम ही होती है व्यक्ति को। तो एबनॉर्मल रूप से परफॉर्म की जा रही है सारी एक्टिविटीज। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफिकल्ट एक्टिविटीज हैं, डिसएक्टिविटी कहलाती हैं। नए हाइपर है, नए हाइपो, लेकिन अलग हैं, क्या कहलाएंगी? डिसएक्टिविटी कहलाएंगी। एक एक करके पढ़ेंगे, सारा समझ में आ जाएगा। पहले एक्टिविटी दोस्तों रिपीटियस एक्टिविटी और स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब यही होता है रिपीट करना। ठीक है, तो इस वर्ड को समझाने की आपको कोई जरूरत है नहीं, रिपीटियस वर्ड लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हम मेडिकली आते हैं तो स्टीरियोटाइप लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़े से पढ़े लिखे बन जाते हैं हम भी, तो हम पढ़ लेते हैं कौन सी? स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी जो है ना दोस्तों, उसका बार बार रिपीट करना क्या कहलाती है? स्टीरियोटाइप एक्टिविटी कहलाती है। अब तीन चीजों को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। एक तो किसको कि मैं ऐसे खड़ा रहूं, अभी वीडियो पॉज नहीं हुई है, तो मेरी पोजीशन, मेरा पोस्चर वो क्या हो सकता है दोस्तों? रिपीट हो सकता है। रिपीट का मतलब मैं एक ही पोस्चर में बना हुआ हूं, मैं हिल नहीं रहा, मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। और समझाऊंगा अभी इसको, अभी आप सिर्फ इतना समझो कि पोजीशन या पोस्चर उसका क्या होना? रिपीट होना। रिपीट का मतलब एक ही पोजीशन को बनाए रखना। ठीक है, अभी बात करेंगे। एक क्या हो सकता है दोस्तों? मेरे मूवमेंट क्या हो सकते हैं दोस्तों? रिपीटेटिव हो सकते हैं। मैं बार बार हाथ लगाऊं, बार बार यहां फिर नीचे करूं, फिर हाथ लगाऊं। ठीक है, अपने बालों को इधर करूं बार बार। ठीक है, अभी इसके बारे में और बात करेंगे। ये मूवमेंट हो गई। पोस्चर में हिल नहीं रहे हैं हम, पहले वाले में क्या हिल नहीं रहे हैं, तो पोजीशन या पोस्चर। दूसरे वाले में क्या हो रहा है दोस्तों? मूवमेंट हो रहा है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों? मूवमेंट कर रहा हूं। इसके बाद में मैं क्या कर सकता हूं? रिपीट्स में अपने स्पीच को रिपीट कर सकता हूं, अपने वर्डों को रिपीट कर सकता हूं, अपने वर्ड्स को क्या कर सकता हूं दोस्तों? रिपीट कर सकता हूं। तो तीन चीजों को आदमी रिपीट कर सकता है, ये तो समझने के लिए। इसके अलावा कोई चीज रिपीट हम कर ही नहीं सकते। भाई कोई आदमी कुछ कर रहा है मान लो, ठीक है, क्या तो मैं अपनी पोजीशन को एक जैसे बना के रख सकता हूं, ये रिपीट हो रहा है, या फिर मैं अपने मूवमेंट को बार बार मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, बस इधर से इधर, इधर से इधर, फिर वापस ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये हो सकता है रिपीट। या फिर मैं कोई जो एक जो शब्द है, ठीक है, कोई भी एक शब्द है दोस्तों,
जैसे अजय देवगन बोलता रहता है सपना सपना सपना, दिल वाले मूवी में एक स्पीच को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, वो हो सकता है। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप जो एक्टिविटी है ना, हम रिपीटियस एक्टिविटी में तीन ही चीज कर सकते हैं। क्या तो हम पोजीशन को रिपीट कर सकते हैं, क्या मूवमेंट को कर सकते हैं, या स्पीच को कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम किसी चीज को क्या नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। अब देखो, इसको हम स्टीरियोटाइप पोजीशन के नाम से, स्टीरियोटाइप तीनों में लगा लेना, स्टीरियोटाइप पोजीशन, स्टीरियोटाइप मूवमेंट और स्टीरियोटाइप स्पीच। ये तो कहने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ओके। स्टीरियोटाइप पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कैटालेप्सी। कैटाप्लेक्सी नहीं लिख रहा हूं, कैटालेप्सी लिख रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, कैटालेप्सी लिख रहा हूं मैं, कैटाप्लेक्सी नहीं लिख रहा। इसे हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी और कैटालेप्सी भी बोलते हैं। इसको हम स्टीरियोटाइप, मोमेंट या फिर इसे हम मैनरिज्म के नाम से भी जानते हैं। समझा दूंगा, रटा दूंगा, टेंशन की कोई जरूरत है नहीं अभी। स्पीच को हम दोस्तों वर्बिग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, वर्बिग्रेशन। इनके नाम पक्का याद होने चाहिए, क्योंकि समझना तो कंसेप्ट है ना, समझना इज कंसेप्ट, लेकिन वर्डों को याद करना इज फैक्चुअल, फैक्चुअल कंटेंट। उन्हें हमें याद करना पड़ता है। समझने वाली चीजें कभी नहीं भूलोगे, लेकिन जो वर्ड है वो भूल सकते हो। अब इनको भी नहीं भूलोगे, कैसे, मैं समझाता हूं दोस्तों। कोई भी क्लाइंट, कोई भी पेशेंट अगर अपनी पोजीशन को लंबे समय तक सेम बनाए रखता है, रिपीट करता रहता है, उस पोजीशन को चेंज नहीं करता है, एक ही पोस्चर और एक ही पोजीशन को लंबे समय तक बनाए रखता है, क्या कहलाता है, पोजीशन को बार बार तक रिपीट करना स्टीरियोटाइप पोजीशन या फिर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी या सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी या कैटालेप्सी कहलाता है। जैसे है वैसे बना हुआ है। अब इसका मतलब समझो, आप कोई मूर्ति देखते हो, वो हिलती है क्या कभी? आप कहोगे नहीं सर, मूर्ति तो नहीं हिलती। तो दोस्तों मोम की भी मूर्तियां बनती हैं, वो जैसे मूवमेंट उनको ऐसे बना के दिया वो ऐसे ही रहती है, टूट जाएंगी, लेकिन ऐसे तो है नहीं कि वो डांस करने लग जाएंगी, कि भाई आप लेके उसको आए अलग तरीके से और वो मूर्ति डांस करने लग गई। तो दोस्तों वैक्स की जैसी फ्लेक्सिबिलिटी वाले, मतलब जो वैक्स जो है, मोम जो है, जैसे मोम की जैसे मूर्ति आती है, जिस फ्लेक्शन में है उसी फ्लेक्शन में रहे। उसी प्रकार पेशेंट भी, भाई कह रहा मैं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा, नहीं, आपको भाई सीधा हो जा, नहीं होऊंगा। ठीक है, कई बार बस में भी मिल जाते हैं ऐसे लोग, जरूरी नहीं है वो मेंटली लो, आप भीड़ रहेगी, आपको थोड़ा सा इधर हो जा, वो कहेगा नहीं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, तो वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वैक्स की जैसी, जैसे वैक्स रहता है, मोम रहता है, भाई कोई मूवमेंट नहीं, एक जैसी पोजीशन, जैसी आ गई वही, वो क्या कहलाती है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। बट अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ में आ गया भाई वैक्स कैसा होता है, मोम कैसा होता है। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी को कहते हैं हम सीरिया, क्या बोलते हैं, सीरिया बोलते हैं। तो सीरिया की जैसी फ्लेक्सिबिलिटी, वही बात होगी सेम, मिट्टी के खिलौने भी वही होंगे दोस्तों, टूटेंगे तभी चेंज होगी, नहीं तो ऐसे है नहीं कि भाई आप उनको लाओगे आप इस प्रकार से और वो जाए जब थोड़ी देर बाद आपको ऐसे मिलेगी। ऐसा तो फिर बॉलीवुड मूवियों में जरूर हो सकता है, डरावनी जो मूवियाँ होती हैं, असली में तो ऐसा होगा नहीं। तो उसे हम किस नाम जानेंगे, सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से। और कैटालेप्सी जो वर्ड है ना दोस्तों, इसका भी सेम मीनिंग होता है। कैटालेप्सी का मतलब भी यही होता है कि आपकी जो पोजीशन है, आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल रिजिडिटी आ गई, वो क्या कहलाती है दोस्तों, कैटालेप्सी कहलाती है। और एकदम रिजिड हो गए आप, बस कोई मूवमेंट नहीं कर, क्या कहलाती है, कैटालेप्सी कहलाती है। कैटाप्लेक्सी अलग वर्ड होता है, उसके अंदर क्या होती है, मसल टोन गायब हो जाती है आपकी। ठीक है, मसल्स के अंदर जो टोन है ना, वो बिल्कुल, आप कैसे करते हैं, घुटने टूटना, आप एकदम से गिर गए, घुटने मतलब आपको चक्कर आ गए, आप में दम ही नहीं रहा, वो कैटाप्लेक्सी है। कैटालेप्सी का मतलब बिल्कुल रिजिड होना, एकदम सेम बने रहना। तो अब आपको, मुझे नहीं लगता कि इन तीनों वर्डों में से कुछ याद करने की जरूरत है या रिपीट करने की जरूरत है। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, या दोस्तों क्या हो गया आपका, कैटालेप्सी हो गया। क्या हो गया दोस्तों, कैटालेप्सी। सिंपल सा वर्ड बता देना भाई, याद करने की जरूरत है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वैक्स आ गया, सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी सीरिया आ गया, और कैटालेप्सी आता है, ऐसे खड़े हो जाओ, जो भी क्वेश्चन पूछे उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं मूवमेंट पे। मूवमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सेम रिपीटेशन ऑफ द सेम मूवमेंट, अनकॉन्शियसली, पता ही नहीं रहता, रिपीटेशन ऑफ, यहां पर रिपीटेशन ऑफ सेम पोजीशन लिख लेना, रिपीटेशन ऑफ सेम मूवमेंट अनकॉन्शियसली या अनविलिंग, खुद को पता ही नहीं रहता। जैसे हम, कोई भी कर सकता है, ये हम भी कर लेते हैं कई बार, ऐसे नहीं है कि मेंटली करे, हमसे भी हो जाता है। कैसे, जैसे कोई लोगों की आदत पड़ गई, जैसे सलमान खान ऐसे करता है, उसको चलते ऐसे दिखाते हैं, सलमान खान ऐसे करके दिखाते हैं, सल्लू भाई ऐसे कोई उसकी वो करता है मिमिक्री, तो ऐसे ज़्यादा करता है वो। ठीक है, तो वो
उसकी आदत पड़ गई, ठीक है। कई लोग जैसे मान लो बालों को बार बार हाथ देना, ठीक है भाई, ये कई गाँव में लोग बाहर निकलेंगे सुबह सुबह पेट के हाथ लगाएंगे, हाँ उनको आदत पड़ गई, उनको पता ही नहीं है ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ भाई वैसे बात करेंगे जब उनसे बात करो तो वैसे हाथ लगा के करेंगे पेट के खुद के, बार बार कंधे को छूना बार बार बात करने से पहले, ठीक है, कान को करना, मैं भी करता हूँ कई बार ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों, ये मूवमेंट्स हैं, इन मूवमेंट्स को बार बार क्या करना, रिपीट करना, इन मूवमेंट्स को बार बार क्या करना दोस्तों, रिपीट करना। अब ये मूवमेंट्स आपको क्या कहते हैं भाई, तेरे अंदर मैनर्स नहीं है, किसको देख के कहते हैं मैनर्स नहीं है भाई, मैनर्स मतलब आपका चाल चलन, वही तो देखते हैं हिंदी में कि आप कैसा बिहेव करते हो, वही तो कहलाता है। तो आपके अगर मूवमेंट्स खराब है ना दोस्तों, तो आपके अंदर मैनर में क्या है, प्रॉब्लम है, सोसाइटी कहने लग जाएगी कि भाई इसके मैनर्स गड़बड़ाए हुए हैं। तो इसलिए इस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं, मैनरिज्म के नाम से जानते हैं। इसलिए इस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मैनरिज्म के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ सेम मूवमेंट एंड अनकॉन्शियसली रूप से, उनको पता नहीं रहता है, वो कोशिश करेंगे, पता भी रहेगा तो मान लो कोशिश भी करेंगे अनविलिंगली, खुद की इच्छा के विरुद्ध, पता ही नहीं रहता है, बार बार हाथ चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, अनकॉन्शियसली, अनविलिंगली लिखो, बिना इच्छा के। नेक्स्ट है दोस्तों स्पीच। स्पीच दोस्तों सब ऐसे वर्ड्स जो हम बार बार रिपीट करें, हमें पता नहीं है, हम बार बार हमारे तकिया कलाम बन जाता है, मतलब हमारे वर्ड हमारे बन जाते हैं। मुकम्बो, खुश हुआ, बार बार पूरी मूवी में बोलता रहता है, कोई पर्पज है उसका, भाई तू खुश हुआ है तो तेरा काम है, ये हमारा थोड़ी काम है, ठीक है। दिल वाले मूवी में सपना सपना, भाई क्यों बोल रहा है, सपना सामने भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये स्पीच के अंदर डिसऑर्डर है। और ये इसको अब देखो, कोई भी जो स्पीच है ना वो बिना वर्ब के पूरी नहीं हो सकती है। कोई भी जो स्पीच है दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट वर्ब्स, बिना वर्ब्स के वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो स्पीच से याद रख लो वर्ब, स्पीच से क्या याद रखोगे, वर्ब। तो स्पीच के जो डिसऑर्डर होंगे दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, आपका वर्बिग्रेशन कहलाएगा, कि आप एक स्पीच को, तो रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स और सेंटेंस, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स और सेंटेंस अनविलिंगली, बिना इच्छा के बार बार सेम शब्द को रिपीट करें, सेम वर्ड को रिपीट करें, सेम सेंटेंस को रिपीट करें दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, आपका स्पीच का क्या कहलाएगा दोस्तों, रिपीटेटिव स्पीच, स्टीरियोटाइप स्पीच, या फिर इसे हम किस नाम जानेंगे, वर्बिग्रेशन के नाम से जानेंगे। हो गए ये पूरे, मुझे नहीं लगता कि आपको स्टीरियोटाइप में कोई भी प्रॉब्लम होगी। देखो पोजीशन, पोस्चर, बिल्कुल एक पोजीशन में खड़े हो जाओ, फौजी बन जाओ बिल्कुल, ठीक है, सेम पैक्स। मूवमेंट, ठीक है, सलमान खान बन जाओ, ऐसे ऐसे करो। और वर्बिग्रेशन, सपना, अजय देवगन बन जाओ, बार बार सपना 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 करो, ठीक है, आपको स्पीच हो जाएगा। सारे हो गए स्टीरियोटाइप एक्टिविटी के, कोई भी मुझे नहीं लगता कि किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो फिर आपके लिए आगरा हॉस्पिटल तैयार है। सबको पता होगा कि आगरा हॉस्पिटल है कहाँ, मुझे भी ले चलना आपके साथ। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो दूसरा डिसऑर्डर आ रहा है दोस्तों, ऑटोमेटिज्म। दूसरा क्या आता है, ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म का मतलब ऑटोमेटिकली निकलना, ऑटोमेटिकली बाहर निकलना किसी भी चीज का क्या कहलाता है, ऑटोमेटिज्म कहलाता है। वो सर ये कैसे बाहर निकला, चलो अभी बात करते हैं ऑटोमेटिज्म का। ऑटोमेटिज्म का मतलब होता है कोपिंग, सिंपल सा वर्ड लिखो, ज्यादा टफ मत जाओ। कोपिंग द एक्टिविटी ऑफ अदर्स, दूसरों की एक्टिविटी को कोपिंग करना। अब वहां पर दोस्तों वो कोपिंग नहीं कर रहा था, वैसे नहीं करता कि भाई आपको सामने आप ऐसे खड़े थे शक्तिमान की पोजीशन में और वो भी आपको देख के ऐसे खड़ा हो गया, नहीं, उसकी खुद की पोजीशन है भाई, वो खुद ही स्टार है, वो खुद ही ऐसे खड़ा है तो वैसे ही खड़ा है, वो उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहां पर ऑटोमेटिकली वो आपको देखेगा और देखकर आपकी जो एक्टिविटी है ना उसको कॉपी करेगा। आपने अगर उसके सामने दोस्तों, अगर उसके सामने ऐसे खड़े हो गए ना तो वो आपको देखकर ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, और आपने उसके सामने बोल दिया ना सपना सपना, वो भी तैयार रहेगा, फिर आप गए काम से, फिर आपको भुला देगा वो बोलना। तो दो चीजें हो सकती हैं इसमें ऑटोमेटिज्म में। ऑटोमेटिज्म में दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक होता है इकोलेलिया। इको का मतलब होता है रिपीट करना, और एक होती है दोस्तों इकोप्रेक्सिया। एक होता है इकोलेलिया और एक होता है इकोप्रेक्सिया। देखो इको का मतलब रिपीट,
मतलब कॉपी करना। आज से याद रखो, इको का मतलब कॉपी करना। एक इंग्लिश वर्ड, एक सेंटेंस, आई इको यू, मतलब आपको मैं मानता हूं, आपको कॉपी करता हूं, ठीक है, आपकी बात को मैं कॉपी करता हूं। इको ले लिया। अब देखो ले लिया जो वर्ड है ना दोस्तों, इसका मतलब यहां पर होता है कॉपिंग द स्पीच ऑफ अदर्स, स्पीच या वर्ड्स ऑफ अदर्स, वर्ड्स ऑफ अदर्स। देखो बिल्कुल सिंपल है, कैसे? इसको हम बोलते हैं पैरट लाइक एक्टिविटी। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? पैरट लाइक एक्टिविटी। देखो अब इसको आप कंफ्यूज नहीं होगे तो मैं आपको याद करवा दूंगा, टेंशन मत करो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ याद कर जाएंगे इक्विलेली इकोप्रेक्सिया, वहाँ जाके दोनों मिक्स कर देंगे, फिर समझ में नहीं आएगा कि इक्विलेली आएगा इकोप्रेक्सिया आएगा। ये तो पता रहेगा कि चारों में से दोनों आएंगे, और किस्मत इतनी खराब रहती है क्योंकि वो कभी आपका सही होने वाला है नहीं, और 1-2 नंबर से आप रह जाते हो। फिर मैं आपको याद कराऊंगा। देखो पहला है इकोलेलिया, पैरट लाइक एक्टिविटी। भाई पैरट है, कहते हैं उसका थोड़ा सा ब्रोकेज एरिया डेवलप होता है तो वो बोल लेता है। आप जो वर्ड बोलोगे उसका खुद का माइंड काम नहीं करता कि मैं क्या बोलूँ, खुद थोड़ी कहेगा कि मैं मिर्ची खाऊंगा खुद की मर्जी से। आप उसको कहोगे, आप उसको जो भी बोलोगे वो उसी को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं वो, ठीक है, तो उसे हम पैरट लाइक एक्टिविटी बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? पैरट लाइक एक्टिविटी। क्या कहलाता है दोस्तों? इकोलेलिया कहलाता है। इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया क्या होती है दोस्तों? इकोप्रेक्सिया है मंकी लाइक एक्टिविटी। अरे एक कहानी नहीं थी कि बचपन में जो बहुत परेशान करती थी, हमें याद करते थे बार बार, क्या एग्जाम में पूछेंगे, 10वीं क्लास के बोर्ड में आएगी, कैब सेलर की कहानी, ठीक है। मंकी और कैब सेलर बार बार हमें पढ़ाते थे, हम पढ़ना भी नहीं चाहते थे कि भाई एक टोपी वाला था, टोपी बेचने के लिए गया, उसने क्या किया दोस्तों, उसने देखा कि वो सो गया। भाई क्यों सो रहा था तू? चलो सो गया। सोने के बाद बंदर आया, उसकी सारी टोपियाँ लेके चला गया। अब उसके दिमाग में ये आया कि आइडिया कि मैं कैसे करूँ, तो उसने खुद की टोपी उछाली, मंकी ने खुद की उछाली, ठीक है। ये पढ़ के बड़े हुए हैं। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, देखो पढ़ा, ये याद करवानी अपने को इंग्लिश में थी, अभी भी नहीं आती भाई, इतनी इंग्लिश है नहीं ना अपनी डेवलप। तो मंकी लाइक एक्टिविटी क्या कहलाती है दोस्तों? इकोप्रेक्सिया कहलाती है। अब मंकी लाइक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हम स्पीच को कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पर हम किसको कॉपी कर रहे हैं दोस्तों? उसके एक्ट को कॉपी कर रहे हैं, कॉपिंग द एक्ट। जो वो एक्ट कर रहा है, जो काम कर रहे हैं ना, उसको क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। मंकी को ऐसे तो है नहीं, अब मंकी को जो बोलोगे उसी को वो वापस बोलेगा, मंकी तो ऐसा नहीं करता। ये तो कौन करता है? पैरट करता है। तो यहाँ पर ये पैरट लाइक एक्टिविटी, और ये कौन सी होगी दोस्तों? आपकी मंकी लाइक एक्टिविटी। यहाँ पर एक्ट को कॉपी किया जा रहा है, और यहाँ पर आपकी स्पीच को कॉपी किया जा रहा है। अब देखो अपने हिंदी बॉलीवुड के अंदर जितने भी गाने हैं ना, उनमें 1-2 ट्यून फिक्स है, ला 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 ला, ऐसे गाने ही आते हैं, ला ला ला, ठीक है, ला 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 ला, ऐसे गाने आते हैं। तो ध्यान रखना, ला का मतलब यहाँ पर हो गया स्पीच से रिलेटेड। ऐसे भी याद नहीं हो तो भाई ला मतलब लैरिंग्स, एल ए कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? लैरिंग्स से शुरू होता है। तो मतलब कि जिसमें एल ए है वो, ठीक है, लैरिंग्स से रिलेटेड। लैरिंग्स से हम क्या करते हैं दोस्तों? बोलते हैं, स्पीच करते हैं। तो स्पीच का आ गया, कभी नहीं भूलोगे। दूसरा आ गया दोस्तों आपको इकोप्रेक्सिया, ठीक है। तो इकोप्रेक्सिया को आप याद रख लेना, यहाँ पे इसको याद करने की जरूरत है नहीं, इसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। मैं बता सकता हूँ, मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फिर एक याद कर लो, दूसरा तो वैसे ही पता रहेगा। तो इकोलेलिया का आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। इकोप्रेक्सिया अपने आप पे हो गया, और आपका ऑटोमेटिज्म इसी के साथ क्या होता है दोस्तों? खत्म होता है। तो 2 डिसऑर्डर आ गए, एक इकोलेलिया आ गया, एक इसके अंदर क्या आ गया दोस्तों? इकोप्रेक्सिया आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आता है दोस्तों, वो आपका आता है नेगेटिविज्म। भाई हम कहते हैं ये आदमी बड़ा नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या है? आप पॉजिटिव हो, मतलब आप ऐसे तो नहीं कहोगे मैं न्यूट्रल हूँ और ये नेगेटिव है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता ना। हम खुद को पॉजिटिव मानते हैं तब कहते हैं ये नेगेटिव है, ठीक है ना। अब नेगेटिविज्म का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? नेगेटिविज्म का मतलब क्या होता है? नेगेटिविज्म का मतलब हो गया डूइंग द ऑपोजिट ऑफ कमांड, ऑफ कमांड। हमें जो कहा जाएगा ना उसका जस्ट ऑपोजिट करना क्या कहलाता है दोस्तों? नेगेटिविज्म कहलाता है। हम किसी को ये कहेंगे ना कि भाई यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ ये सी है, और किसी पर्सन को ये यहाँ खड़ा है रामू जी, रामू जी को हम कह रहे हैं कि रामू जी एक काम करो, ए से कहाँ आओ, बी आओ, तो वो कहेगा नहीं तेरा नौकर थोड़ी लग रहा हूँ, उल्टा जाएगा, इधर से भग रहा है, ये लो, ठीक है। इसको कहेंगे एक काम करो,
रामू जी इस स्टूल के ऊपर खड़े हो जाओ। कहेगा ऊपर तो नहीं जाऊंगा, गड्ढा खोदेगा और नीचे जाएगा धरती के अंदर, गड्ढा खोद के नीचे खड़ा होऊंगा, मैं नहीं खड़ा होऊंगा तुम्हारे से। तो कोई भी एक्टिविटी जो उसको कमांड दी जा रही है, हम उसको जो भी चीज कह रहे हैं दोस्तों, उसका जस्ट ऑपोजिट करना। तो पॉजिटिव का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव। हम उसको पॉजिटिव कमांड दे रहे हैं, हम एक कमांड दे रहे हैं और उसका जस्ट ऑपोजिट कर रहा है कोई भी पर्सन, ऐसी एक्टिविटी क्या कहलाती है दोस्तों? नेगेटिविज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? नेगेटिविज्म कहलाती है। हम कहेंगे हंस, क्यों रोऊंगा, रोएगा भाई रो ले, ठीक है। हम उसको कुछ भी कहेंगे, उसका जस्ट क्या करेगा दोस्तों? ऑपोजिट करेगा। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? ये कमांड क्या कहलाता है? आपका नेगेटिविज्म कहलाता है। अलग एक्टिविटी है, डिफरेंट एक्टिविटी है, डिस एक्टिविटी है नेगेटिविज्म, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जल्दी जल्दी सारे आपको बाद में रिपीट करवा दूंगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत आपको है नहीं। अब बहुत अच्छा, अब वो बार बार सुनते हो कंपल्सन के बारे में। आप एक डिसऑर्डर पढ़ते हो बार बार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दोस्तों उसमें दो चीज आते हैं, एक ऑब्सेशन आता है और एक कंपल्सन आता है। कंपल्सन आने का जो कारण है दैट इज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इज डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, ये भी ध्यान रखना। यहां मत कर देना कि सर यहां बता रहे थे। ऑब्सेशन जो डिसऑर्डर है दोस्तों वो किसका है? थिंकिंग का है। जबकि कंपल्सन इज द डिसऑर्डर ऑफ, किसका पढ़ रहे हैं? एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी का, कोनेशन का डिसऑर्डर है क्या? कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि रिपीटेशन ऑफ द एक्टिविटी हम कर रहे हैं। हम एक एक्टिविटी को दोस्तों बार बार कर रहे हैं, आफ्टर मतलब तब तक हम उस एक्टिविटी को कर रहे हैं जब तक कि हम कोशिश करके भी उस एक्टिविटी को हमारे दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कंपल्सन। सिंपल वर्ड है भाई। ऐसी एक्टिविटी जिसको करना क्या है दोस्तों? कंपल्सरी है। क्या कहलाता है? कंपल्सन कहलाता है। अब ये कैसे होती है इसको मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, तब आपको समझ में आएगी। आपके दिमाग में, आप अपने घर पे हो अकेले, ठीक है। अभी डिसऑर्डर के बाद में हम बात करेंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझो, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है घर का और ये है सेकंड फ्लोर, और आपके घर पे ये आप हो, यहां पे ये सो रहे हो आप, और ये आपका घर का है दरवाजा। दोस्तों अब आपके दिमाग में क्या आया यार? अब आपके घर में आप अकेले हो, कोई नहीं है, आपके मम्मी पापा आप चले गए, और जब गए थे जब आपने दरवाजा बंद कर दिया और आप अंदर आ गए। बहुत बड़ा घर है और आपके घर के आसपास आपने क्या होती हैं? बहुत सारी चोरियां होती हैं, डाका डलते हैं, मर्डर होते हैं, मानो, ठीक है, मैथ की तरह माना कि। तो दोस्तों आपके दिमाग में क्या आएगा? देखो आपके दिमाग में ये आएगा कि कहीं यार जब मम्मी पापा गए थे तो जब मैंने जो दरवाजा बंद किया था उस समय कहीं मैं लॉक करना नहीं भूल गया हूँ, कहीं मैं गलती से उसको ऐसे करने की भूल गया हूँ, बस ऐसे करके आ गया हूँ उसको, ठीक है, मैंने उसको सेट नहीं किया हो, दरवाजे को बंद नहीं किया हो। ये दिमाग में आपके थॉट आया, ठीक है, एक ऐसा थॉट है और आपको ये भी पता है कि हाँ यार कर दिया था बंद, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में बार बार थॉट आ रहा है यार नहीं किया हुआ तो फिर मैं तो गया, आज मेरा तो हो गया मर्डर, ठीक है। तो दोस्तों वो जो थॉट आपके दिमाग में आया, जो आप माइंड से बाहर नहीं निकाल पा रहे, उस थॉट के फियर को दूर करने के लिए, उस थॉट को दिमाग से बाहर निकालने के लिए जो एक्टिविटी की जाएगी, उस एक्टिविटी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कंपल्सन के नाम से जानते हैं। अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे दोस्तों? आप ये काम करोगे कि आप नीचे जाओगे और फिर इसको क्या करके आओगे दोस्तों? बंद करके आओगे। जब भी आपको पता भी था कि मैंने बंद कर दिया था और बंद ये था ही, बंद क्या करके आओगे? आप देखोगे बंद है, ठीक है, वापस आ जाओगे, फिर आपके दिमाग में दोबारा से आ जाए। देखो नॉर्मल व्यक्ति में एक बार हो सकता है, अब जिसको डिसऑर्डर ही हो गया, ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, उसको क्या होगा दोस्तों? बार बार आएगा। तो कंपल्सन इज एन एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी है दैट इज डन टू डिक्रीज द ऑब्सेशन थॉट, ठीक है, या टू डिक्रीज द फियर ऑफ ऑब्सेशन थॉट। ऑब्सेशन थॉट है उसके फियर को दूर करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है, जो बार बार रिपीट की जाती है, उस एक्टिविटी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कंपल्सन के नाम से जानते हैं। वहां पर स्टीरियोटाइप एक्टिविटी पढ़ रहे थे हम, लेकिन स्टीरियोटाइप एक्टिविटी के अंदर कोई दिमाग में थॉट नहीं था, कोई गलत का, कोई बुरा होगा आपके साथ, कैसा भी होगा, ऐसा कोई थॉट आपके दिमाग में नहीं था। लेकिन यहां पर कंपल्सन इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि आपको क्या है? ऑब्सेशन है।
तो थिंकिंग के कारण आपकी एक्टिविटी हो रही है, ये क्या कहलाता है? कंपल्सन कहलाता है। जबकि स्टीरियोटाइप जो एक्टिविटी जो है दोस्तों, या स्टीरियोटाइप मैनरिज्म जो है जिसमें रिपीट कर रहे हो मान लो आप एक्टिविटी को, उसके अंदर मान लो आप हाथ लगा रहे हो, उसके अंदर आपको कोई डर नहीं है कि भाई मेरा कान चला जाएगा, मेरा नाक चला जाएगा, आप यहाँ नाक पे हाथ लगा रहे हो बाल चले जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर थॉट के कारण हो रहा है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? कंपल्सन कहलाता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल और देता हूं आपको कंपल्सन का। आप अब तो आपके पास मान लो पैसे वैसे रहते हैं, मान लो आप बचपन में छोटे थे और आप कहीं मार्केट में चले गए, ठीक है, मार्केट में मैं मेरे को फिर से बस बना देता हूँ क्योंकि मेरे को बस बनाना बहुत सिंपल लगता है। अब तुम इस यहाँ पर ये कहो कि भाई एरोप्लेन बना दो तो थोड़ा मेरे टफ लगता है। यहाँ पे हो आप, अब आपके पास दोस्तों आपकी पॉकेट जो है ना, चलो मैं थोड़ा सा सही बना देता हूँ आज आपको, आप भी खुश हो जाओगे कि सर ने आज सही बना दिया। ये लो, बस मैक्सिमम इतना सुंदर ही बना सकता हूँ आपको। आपको दोस्तों ये पता है कि आपके पॉकेट में ना सिर्फ 10 ही रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। और बस का जो किराया है ना दोस्तों वो भी 10 रुपए है। अब आपको क्या डर लग रहा है? अब आपको एक दिक्कत हो गई दोस्तों, क्या? ऐसे आदमी क्या करेंगे, देख जैसे ही वो बस में चढ़ने से पहले है ना चेक करेंगे जेब में, ओहो 10 रुपए है तो सही ना, कहीं बस के अंदर सबके सामने बेइज्जती हो जाए ना, ठीक है, सबके सामने बेइज्जती हो जाए। जिसके सामने आप बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, जिसके सामने आप चाहते हो सीना चौड़ा करके ऐसे खड़ा होना, ठीक है, वो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वाला वो चाहते हो, लेकिन अगर मान लो ड्राइवर सामने, उसको किसी को थोड़ी पता है कि आपके पास 10 ही रुपये हैं, तो दोस्तों आप क्या करोगे? आप चेक करोगे, अरे यार हाँ है, फिर वापस फिर चढ़ोगे बस में, हाँ बेइज्जती नहीं हो जाए। उसको आपने क्या किया? चेक किया। आपके दिमाग में थॉट क्या आया? थॉट ये आया कि कहीं पैसे गिर न गए हों, दैट इज ऑब्सेशन। और उस थॉट को दूर करने के लिए आपने हाथ डाला जेब में, उसको चेक किया, दैट इज कंपल्सन। क्यों किया कंपल्सन? ऑब्सेशन के कारण। ऑब्सेशन क्या था? आपका डर था। उस डर को दूर करने के लिए आपने क्या किया? कंपल्सन किया। तो दोस्तों फिर आप बस में चढ़ गए। चढ़ने के बाद में दोस्तों क्या होगा? इसमें दरवाजा तो बनाया नहीं मैंने, कैसे चढ़ोगे? खिड़की से थोड़ी चढ़ोगे, ये लो दरवाजा। चढ़ने के बाद फिर ऐसे तो है नहीं कि चढ़ते ही ड्राइवर के अगला पैसे दे, नहीं, फिर वो सबका किराया ले रहा है। फिर आप सोचोगे कि यार कहीं किसी ने निकाल लिए हों या गिर गए हों, चेक तो कर लूँ, कहीं दोबारा से बेइज्जती हो जाएगी, सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं, लो भाई फिर से चेक कर रहे हो। तो बार बार दोस्तों आप क्या कर रहे हो? आपके बार बार दिमाग में थॉट आ रहा है, ऑब्सेशन आ रहा है कि पैसे गिर न गए हों, तो बार बार उसको आप क्या कर रहे हो दोस्तों? चेक कर रहे हो। वो क्या कहलाता है? कंपल्सन। छोटे बच्चे हैं, उनको आप सिक्के दे दो 15-20, ठीक है, उनको कह दो ये लो 20 रुपये। छोटा सा बच्चा हो, मतलब तीसरी चौथी क्लास में, थोड़ा सा काउंट कर सके, बार बार पैसों को गिनता रहेगा, कहीं कम न हो, गिरने गए हो, ठीक है, तो उसके दिमाग में थोड़ा था कहीं गिरने गए हो, कम न हो गए हो, वो ऑब्सेशन है, और उनको बार बार क्या कर रहा है? काउंट कर रहा है, कंपल्सन। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, मतलब इतने ज़्यादा दिमाग खराब लोग, कहीं भी हाथ टच हो गया, जहाँ बोर्ड पे टच हो गया, ओहो बोर्ड तो गंदा है, जाके हैंड वॉश करके आएंगे, तो बार बार हैंड को वॉश करेंगे। उनको लगेगा कि पूरी दुनिया ही गंदी है। कोरोना की बात भी बहुत लोगों में ज़्यादा हो गया, ठीक है, कहीं भी हाथ लगा लेंगे हैंड वॉश, यहाँ टच कर लिया, खुद की शर्ट को भी टच कर लिया, ओहो मेरी शर्ट तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ गई थी, बाहर आ गई थी, सब लोगों के यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उड़ कर मेरे ऊपर बैठे होंगे, तो मेरी शर्ट यहाँ टच हो गई, हाथ धो के आऊँगा, बार बार हाथ को धोएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा थॉट कि मैं बीमार हो जाऊँगा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे, ऑब्सेशन है, उसको दूर करने के लिए हैंड वॉश किया, एक्टिविटी है, कंपल्सन है। तो दोनों ध्यान रखना, ऑब्सेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, ठीक है, और कंपल्सन इज द डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। ऑब्सेशन के थॉट को, ऑब्सेशन के फियर को कम करने के लिए बार बार ऐसी एक्टिविटी करना, ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? कंपल्सन कहलाता है। बस इससे ज़्यादा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आप भी बन जाओगे सेक्रेटरी और मैं भी बन जाऊंगा आपके साथ। बस अब कुछ नहीं है, बस खत्म हो गई एक्टिविटी, ऐसे मान लो ये हो गया कंपल्सन। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों वॉयलेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? वॉयलेंस आता है। वॉयलेंस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो दूसरे के लिए क्या हो? हार्मफुल हो। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि दूसरे पर्सन के लिए, सोसाइटी के लिए क्या हो दोस्तों? हार्मफुल हो, क्या कहलाती है? वॉयलेंस कहलाती है। पेनफुल हो, हार्मफुल हो, क्या कहलाती है? वॉयलेंस कहलाती है। अब वो सर कैसे? अरे भाई किसी को पीट दिया आपने, वॉयलेंस है। किसी के चाकू मार दिया, वॉयलेंस है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है, वॉयलेंस है। तो इतना ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ऐसी कोई डेफिनेशन एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं, उसको डर लगेगा कि आप उसके चाकू न मार दो। इसके बाद सुसाइड। अब इसमें क्या लिखाना? एक्टिंग ऑफ किलिंग हिमसेल्फ,
एक्ट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद को मारने का कार्य, एक्टिंग, एक्ट क्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है। ठीक है, तो एक्ट ऑफ किलिंग, खुद को मारने का काम, हो सकता है लड़का हो, हिमसेल्फ हो या हरसेल्फ हो। ठीक है, सुसाइडल अटेम्प्ट फीमेल्स के द्वारा ज़्यादा होते हैं, कमिट सुसाइड मेल्स के द्वारा ज़्यादा होते हैं। मतलब कि अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ मैं तो मर जाऊंगी, अगर तुमने मुझसे आज फ़ोन पे बात नहीं की तो मैं तो मर जाऊंगी, ये सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया। और कमिट का मतलब सच में ही मर जाना, जो कि फीमेल्स क्या होती हैं, कम होती हैं, कम करती हैं। ऐसा करना ही नहीं चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेकिन जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, सुसाइड कहलाता है। तो डिसएक्टिविटी के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। इतना आपने अगर मन से पढ़ लिया, थोड़ा सा दिल से पढ़ लिया, तो मैं सच बता रहा हूँ आपने बहुत पढ़ लिया। दोबारा से जल्दी जल्दी बताता हूँ, बिना पर्पज के ज़्यादा तेज आप एक्टिविटी कर रहे हो, हाइपर होगा, धीरे कर रहे हो, हाइपो होगा। एबनॉर्मल पेनफुल तरीके से कर रहे हो, डिफरेंट तरीके से कर रहे हो, क्या कहलाएगा, डिसएक्टिविटी कहलाएगा। डिसएक्टिविटी कई प्रकार का हो सकता है, रिपीटियस एक्टिविटी या स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी भी 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक जो एक्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कैटालेप्सी के नाम से भी जानते हैं। दूसरे प्रकार की एक्टिविटी के अंदर आप क्या करोगे दोस्तों, एक तो जो पोस्चर या पोजीशन हो गया, ये तो सारी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी हो गया और कैटालेप्सी हो गया। दूसरे के अंदर मूवमेंट होंगे, क्या कहलाएगा, मैनरिज्म कहलाएगा, उनका रिपीटेशन होना। और तीसरे के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका रिपीट होना, स्पीच का रिपीट करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका वर्बिग्रेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वर्बिग्रेशन कहलाता है। तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म के अंदर क्या होगा, कॉपी करेंगे, सामने वाला जो कर रहा है उसकी क्या करना, कॉपी करना, क्या कहलाता है, ऑटोमेटिज्म कहलाता है। क्या तो आप पैरेट के जैसे कॉपी करोगे या फिर आप किसके जैसे कॉपी करोगे, मंकी के जैसे कॉपी करोगे। तो पैरेट किसको कॉपी करता है, स्पीच को कॉपी करता है, और मंकी एक्ट को कॉपी करता है। स्पीच को कॉपी करना इकोलेलिया कहलाएगा और एक्ट को कॉपी करना इकोप्रेक्सिया कहलाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके बाद आपका आता है नेगेटिविज्म। भाई जो कह रहे हो उसका उल्टा करूंगा मैं तो हूं नेगेटिव आदमी। ठीक है, अमरीश पुरी को नेगेटिव बना दिया बेचारे को फिल्मों में, उल्टा ही करेगा वो। तो नेगेटिविज्म हो गया, उल्टा करना, जो कहना उसका उल्टा करना। सोसाइटी कह रही है कि सोसाइटी को सही करना है, वो कह रहे हैं नहीं मैं तो हीरो की बहन को उठाऊंगा, तो वो उल्टा काम हो गया। फिल्मों में होता है, बॉलीवुड में। इसके बाद कंपल्सन, कोई भी थॉट आपके दिमाग में आया, दैट इज ऑब्सेशन, और उस ऑब्सेशन के फियर को कम करने के लिए जो एक्ट किया जा रहा है दैट इज नोन एज कंपल्सन। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि सोसाइटी के लिए, किसी भी पर्सन के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, क्या कहलाता है दोस्तों, वायलेंस कहलाता है। और खुद को मारने का जो एक्ट है वो क्या कहलाता है दोस्तों, सुसाइड कहलाता है। तो ये सारे क्या हो गए दोस्तों, आपको डिसएक्टिविटी हो गए, ये सारे क्या हो गए, डिसएक्टिविटी हो गए। तो हम बिहेवियर पढ़ रहे थे, और बिहेवियर के अंदर हमने, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर हमने दोस्तों पहले प्रकार की जो एक्टिविटी है उनके डिसऑर्डर पढ़ लिए। कॉग्निशन के जो भी डिसऑर्डर बनते हैं वो सारे डिसऑर्डर हमने दोस्तों पढ़ लिए हैं। उसके बाद में दूसरे जो आते हैं दोस्तों, इसके अंदर आते हैं आपके अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, आपके जो इमोशंस होते हैं ना दोस्तों, उसके डिसऑर्डर, आपके जो इमोशंस होते हैं उसके डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे इसके बाद में। चलो हम शुरू करते हैं। अब हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो, नहीं आप कहोगे सर क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रहे, आज तो आप पढ़ा ही रहे हो। कुछ बच्चों को सर क्वेश्चंस में मजा आता है कि बस हमें क्वेश्चन करवा दो। अरे भाई थ्योरी नहीं आएगी तो एक क्वेश्चन करने से आपको कुछ हो थोड़ी जाएगा कि भाई उस क्वेश्चन को रट लोगे कि हाँ इसका चौथा आंसर है, और उसका एग्जाम में मेरे को दिख गया तो चौथा ही करके आऊँगा, चाहे कुछ भी लिख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना देना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, कि इनमें से कौन सी स्टीरियोटाइप एक्टिविटी नहीं है। कैटालेप्सी, हाँ जी कैटालेप्सी है, जिसे हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। स्टीरियोटाइप और रिपीटियस एक्टिविटी होती है, सीरिया फ्लेक्सिबिलिटी या कैटालेप्सी भी कहलाता है। इसके बाद मैनरिज्म, हाँ जी कहलाता है मैनरिज्म। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी है उसको बार बार क्या करना, रिपीट करना, तो वो मोमेंट को रिपीट करना मैनरिज्म कहलाता है। वर्बिग्रेशन मैंने आपको बता ही दिया, शब्दों को रिपीट करना। ऑटोमेटिज्म स्टीरियोटाइप एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर हम कॉपी करते हैं। 2 प्रकार का होता है ये, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटिज्म हो जाएगा। और है क्या कोई ऐसा क्वेश्चन, हाँ जी ये लो, ए एक्टिविटी इन विच पेशेंट सोज ऑपोजिट रेस्पॉन्स टुवर्ड स्टिमुलाई, मतलब उसको जो कहा जस्ट उसका ऑपोजिट करेगा। वो किस में करेगा भाई, कंपल्सन में ऑपोजिट करेगा नहीं, कंपल्सन तो बिल्कुल अलग ही है। ऑब्सेशन का उसके दिमाग में थॉट आएगा, उसको फियर को कम करने के लिए एक्टिविटी करेगा, कंपल्सन कहलाएगा। ऑटोमेटिज्म क्या करता है, कॉपी करता है। नेगेटिविज्म के अंदर जस्ट वो क्या करेगा दोस्तों, ऑपोजिट काम करेगा। ठीक है, तो वो नेगेटिविज्म हो गया। वॉयलेशन मतलब दूसरे को क्या पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, हार्म पहुंचाना, सोसाइटी को, किसी भी पर्सन को, ठीक है, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, क्या कहलाता है, वॉयलेशन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, नेगेटिविज्म कहलाएगा। इसके बाद में सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अफेक्ट से रिलेटेड हैं।
चलो अब हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट। डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट को हम 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों, ठीक है। अफेक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, इमोशंस फीलिंग क्या कहलाते हैं दोस्तों, अफेक्ट कहलाता है, ठीक है। मूड से थोड़ा क्या है, ये अलग है। अब इसका मतलब सुनो देखो दोस्तों, ये 3 प्रकार का हो सकता है, प्लीजरेबल एक्टिविटी या प्लीजरेबल डिस एक्टिविटी, ठीक है। ऐसे डिसऑर्डर को इफेक्ट जो कि कैसे होते हैं दोस्तों, प्लीजरेबल होते हैं, ऐसे जो कि अनप्लीजरेबल होते हैं, अनप्लीजरेबल होते हैं, और तीसरा जो न प्लीजरेबल है न अनप्लीजरेबल है, क्या है, अदर्स। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अदर्स कहलाते हैं। लो सबसे पहला प्लीजरेबल, मतलब कि भाई आपके अंदर ऐसे इमोशंस आए जो आपको खुशी दें, जो आपको सुख दें, क्या कहलाता है दोस्तों, प्लीजरेबल कहलाता है, ठीक है। तो प्लीजरेबल अफेक्ट, प्लीजरेबल अफेक्ट डिसऑर्डर जो आपको खुशी दें। अनप्लीजरेबल जो आपको कैसे दे दोस्तों, दुख दें, आपको सैड करें, जो आपको दुखी करें, सिंपल से शब्दों में समझो, जो आपको सैड करें या दुखी करें, क्या कहलाता है, अनप्लीजरेबल कहलाता है। तीसरे हैं दोस्तों अदर्स, जिनको कोई सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ अलग तरीके से क्या है, ये इमोशंस अलग हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में डाल देंगे, अदर्स की कैटेगरी में डाल देंगे। अब प्लीजरेबल जो इफेक्ट होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं, आपने शायद नाम सबने सुना होगा बार बार। तो यूफोरिया, इसके बाद आता है इलेशन, इसके बाद आता है आपका एक्सल्टेशन, और फिर इसके बाद आता है आपका एस्टेसी, ठीक है, एक्सटेसी। 4 हो गए आपको, 4 प्लीजरेबल इफेक्ट हो गए, खुशी के 4 मौके, ठीक है। यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्टेसी, इनके अंदर डिफरेंस हम पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अनप्लीजरेबल जो आता है दोस्तों, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेनली, ज़्यादा बड़ा इसमें है नहीं, ग्रीफ है आपका और एक डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन हम पूरा जो डिसऑर्डर है वही पढ़ेंगे, क्योंकि मैनिया और डिप्रेशन 2 ही ऐसे डिसऑर्डर हैं जो एक सिजोफ्रेनिया, जो हम साइकेट्री में अच्छी रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद अदर्स, तो इसके अंदर तो पूरी बहुत सारे मतलब आएंगे इसके एग्जाम्पल, तो एक साथ ही आपको करवा दूंगा, यहाँ पर लिखे भी नहीं जाएंगे, तो उसको छोड़ो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्लीजरेबल की, जो आपको खुशी दें। तो पहला है इसमें यूफोरिया, यूफोरिया, ठीक है, फर्स्ट डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, सबसे पहला जो हैप्पीनेस है वो इसी में होगा। माइल्ड मैनिया भी बोलते हैं इसको, खुशी। तो सेंस ऑफ वेल बीइंग, खुद को अच्छा फील होना, खुद के अंदर से जो हार्मोन का लेवल वो बढ़ जाएगा, खुद को ऐसा लगा कि हाँ अच्छा फिल होगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, यूफोरिया कहलाएगा। तो मतलब आप जो खुश होते हो उसकी जो पहली जो स्टेज है, समझने के लिए समझो, वैसे डिसऑर्डर में होता है, समझने के लिए समझो कि जब खुश हुए और उसकी आपकी पहली जो स्टेज आई दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानेंगे, यूफोरिया के नाम से जानेंगे, ठीक है। आपके दिमाग में किसी को देख के जो गुब्बारे उड़ने लगे ना माइंड के अंदर आपके, क्या है वो, यूफोरिया है। क्या है दोस्तों, यूफोरिया है वो। तो पहली जो स्टेज है खुशी की, वो कौन सी है दोस्तों, यूफोरिया है, जिसमें आपको क्या फील होगा दोस्तों, अच्छा फील होगा, वेल बीइंग मतलब अच्छा फील होना, क्या कहलाता है, यूफोरिया। बस ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो, आ जाओ नेक्स्ट। यूफोरिया के बाद में हमने क्या पढ़ा, यूफोरिया के बाद हमने पढ़ा इलेशन, और फिर हम पढ़ेंगे एक्सल्टेशन और फिर एक्टेसी, ठीक है। दूसरा है इलेशन आपका, दिस वन इज इलेशन। तो इसके बाद आपका आता है इलेशन। अब दोस्तों प्यार से तो काम चलेगा नहीं भाई, वेलबींग से काम चलेगा, खुशी से काम चल जाएगा, नहीं भाई, काम तो किससे चलेगा, काम तो भाई आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, हाँ। तो आपको खुशी तो हो, सेकंड स्टेज है ये, ठीक है। तो मॉडरेट मैनिया, भाई खुशी तो हो आपको, यूफोरिया तो होगा ही, साथ में आपकी जो बायोलॉजिकल जो डिमांड्स है ना, बायोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो बढ़ जाएं, बायोलॉजिकल जो नीड्स है ना आपकी, वो क्या हो जाए, बढ़ जाएं। क्या तो आप खाने ज़्यादा लग जाओ, वो आपकी बायोलॉजिकल नीड है कि भाई प्यार करता हूँ लेकिन साथ में खाता भी हूँ, मेरे को खुशी है लेकिन मेरे को भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो वो बायोलॉजिकल नीड है। खुशी के साथ में सेंस ऑफ वेलबींग ऐसे लिख दो यहाँ पे, साथ में इंक्रीज हंगर, प्यास ज़्यादा लगे, पानी पी रहे हो कि भाई गर्मी ज़्यादा है, मेरे को तो यूफोरिया बाद में मुझे पानी पिलाओ,
याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। तो बायोलॉजिकल नीड, ठीक है, ज़्यादा सो रहे हो, नींद भी बायोलॉजिकल नीड है, ठीक है, और सेक्स वो भी क्या है, बायोलॉजिकल नीड है। तो ये चारों चीज़ें बढ़ जाएं दोस्तों, बायोलॉजिकल नीड भी साथ में बढ़े और साथ में आपको सेंस ऑफ वेलबींग भी आ जाए। किस नाम से जानते हैं, इलेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं दोस्तों, इलेशन के नाम से जानते हैं। तो दूसरा हो गया यूफोरिया, इलेशन। तीसरा है एक्सल्टेशन। अब एक्सल्टेशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, इलेशन होगा और साथ में डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होगा। अब ये क्या बला है, इसको ग्रैंड्यूअर भी बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूअर। देखो ये दोनों चीजें तो हो गई, सेंस ऑफ वेलबींग हो गई, भूख प्यास बढ़ गई, ठीक है, नींद बढ़ गई, इलेशन हो गया। साथ में दोस्तों अब आपको ये फील होने लग गया जो कि सेक्रेड गेम्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फील होने लग जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज में कैसे फील होने लग जाता है कि मैं ही हूँ बॉस, मैं ही हूँ भगवान, भगवान मैं ही हूँ, भगवान कहीं नहीं है, ठीक है। जो बाबाओं को फील होने लग जाता है, कईयों को बेचारों को कि मैं ही भगवान हूँ, जिसको गलत जिसको फील होता है उनके लिए, जो सही है चलो उनको छोड़ो, मेरे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ग्रैंडियोसिटी का मतलब क्या होता है, देखो डिल्यूजन का मतलब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, जब हम थॉट के डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें हम इसको आगे पढ़ेंगे। डिल्यूजन के अंदर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को ये बिलीव हो जाता है, फॉल्स बिलीव होना, और ऐसी फॉल्स ऐसी गलत उसको बिलीव हो जाएगा खुद के अंदर जो फिक्स रहेगी। हम उसको कहेंगे नहीं गलत है, नहीं नहीं मैं सही हूँ, वैसे कहेगा। अनशेकेबल, चेंज नहीं किया जा सकता जिसको, उसको आप चाहे कुछ कर लो, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, पीट लो, मार लो, कुछ कर लो, कहेगा नहीं मैं सही हूँ तो मैं ही सही हूँ। दैट इज फॉल्स, गलत, फिक्स, मतलब एकदम फिक्स है। अनशेकेबल, जिसको हटाया नहीं जा सकता, अनशेकेबल, ठीक है। बिलीफ, वो क्या कहलाता है, डिल्यूजन कहलाता है। अब ग्रैंडियोसिटी में क्या होगा कि इसके अंदर पर्सन और पेशेंट फील्स दैट ही इज किंग, ही इज ए बिग पर्सन और ही इज ए गॉड एलमाइटी, वो भगवान है, उसको ऐसा लगेगा कि मैं राजा हूँ। मतलब अब खुशी का लेवल देखो बढ़ गया। एक खुशी का लेवल आया भाई, खुश हुआ थोड़ा सा देख के, दूसरा खुशी का लेवल आया भाई उसकी भूख प्यास बढ़ गई, अब तीसरा खुशी का लेवल आया कि बस भाई ये तो बस अब मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो वो वाला, तो मैं नहीं तो कौन मैं, वो वाला क्या है, ये ग्रैंडियोसिटी है। मतलब कि खुद को ग्रांड फील करना, खुद को ये फील करना कि मैं ही किंग हूं, मैं ही गॉड हूं, मैं ही एलमाइटी हूं, सब कुछ मैं हूं, पूरी दुनिया मुझसे चल रही है और दुनिया में सबसे बड़ा मैं हूं। उसे हम किस नाम जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी को नाम से जानते हैं। तो ये वाली जो फीलिंग है दोस्तों, इसे हम किस नाम जानते हैं, एक्सल्टेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, एक्सल्टेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सीवियर हो गया, सीवियर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस हो गई है, ठीक है, सीवियर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। इसके बाद लास्ट, अब इस फॉर्म के अंदर तो वो दुनिया से बाहर चला गया सब कुछ, अब भाई ग्रैंड सब कुछ बन गया, भगवान बन गया, अब क्या चाहता है, अब उसको इतनी मतलब फीलिंग फील होगी कि पेशेंट ऐसे फील करेगा जैसे उसका क्या हो गया हो, जन्म हो गया हो, उसको क्या हो गया हो दोस्तों, जन्म हो गया। तो एक्सट्रीम लेवल है ये, एक्टेसी क्या है दोस्तों, एक्सट्रीम लेवल, इससे ज्यादा हैप्पीनेस किसी में नहीं फील होगा, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। और पेशेंट को ये लगेगा जैसे उसका दोबारा से जन्म हो गया हो। तो पेशेंट थिंक्स, फील लाइक, फील्स लिख लो, थिंक्स की जगह फील्स, ही इज रीबॉर्न, ही और सी भी हो सकती है, जैसे उसका दोबारा से क्या हो गया हो दोस्तों, जन्म हो गया हो, सब कुछ पूरी दुनिया से बाहर चला गया वो, जैसे मेरा इतनी मतलब खुशी का लेवल हो गया उसका कि वो क्या सोचने लग जाता है कि मेरा क्या हो गया, दोबारा से जन्म हो गया, रीबॉर्न हो गया हूँ मैं, तो सब कुछ चेंज हो गया है, पूरी दुनिया है उन सबसे अलग आके मैं बाहर, मेरा दोबारा से क्या हुआ है दोस्तों, भगवान के रूप में जन्म हुआ है, किसी भी मेरा रीबॉर्न हुआ हूँ। तो वो जो फीलिंग है दोस्तों, उसे हम किस नाम जानते हैं, एक्सटेसी के नाम से जानते हैं। तो इन चारों का सीक्वेंस है ना दोस्तों, वो गलत मत करना, जहां सीक्वेंस टूटा सुरक्षा चक्र टूटा, ठीक है, सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब सीक्वेंस यही रहना चाहिए कि सबसे पहले क्या रहेगा, यूफोरिया रहेगा, जिसके अंदर सेंस ऑफ वेलबींग रहेगी, फिर इलेशन होगा, भूख प्यास साथ में बढ़ेगी, बायोलॉजिकल डिमांड्स बढ़ेंगी, फिर इसके बाद उसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होगी, और यहाँ पर तो बाबूजी को सब कुछ हो गया कि बस अब मैं हूँ, कुछ नहीं है, मेरा जन्म हो गया है, दोबारा से मैं रीबॉर्न हो गया हूँ। तो ये वाली जो फीलिंग है दोस्तों, ये एक्टेसी कहलाती है। अब कोई लोग सोच रहे हैं काश मुझे भी ये फीलिंग आई, तो ऐसा मत सोचना, ये डिसऑर्डर है, आप सही रहो, नॉर्मल रहो, ठीक है।
आपको रीबोर्न होने की जरूरत है नहीं। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपका नोट सेट क्लियर हो जाएगा, तब आपको ये एक्टेसी वाली फीलिंग तो नहीं है, लेकिन ये एक्सल्टेशन वाली तो जरूर आएगी कि मैं हूँ, बस मेरे अलावा कोई नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अनप्लीजरेबल की। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आते हैं अनप्लीजरेबल पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन में भी साथ में रहो, नहीं तो कहोगे सर क्वेश्चन नहीं करवा रहे। ए प्लीजरेबल इफेक्ट विद सेंस ऑफ वेलबींग, चलो भाई सेंस ऑफ वेलबींग जहां आ गई, यूफोरिया हो गया। एंड इंक्रीज्ड बायोलॉजिकल डिमांड, भाई यूफोरिया के साथ में उसको भूख प्यास बढ़ गई, ठीक है, भूख प्यास उसकी बढ़ गई। क्या बताया था? दूसरा क्या था दोस्तों? इलेशन, आंसर इलेशन हो जाएगा। सिर्फ इतना रहता, सेंस ऑफ वेलबींग क्या होता? यूफोरिया होता, लेकिन साथ में प्लस होके ये भी आ गया, तो फिर दोस्तों क्या हो जाएगा? इलेशन हो जाएगा। अगर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आ जाती है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी डीओजी बन गया है तो वो क्या हो जाएगा? एक्सल्टेशन हो जाएगा। और एक्टेसी का मतलब रीबॉर्न, बस एक वर्ड याद रख लो, एक्सट्रीम लेवल, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन जो ग्रीफ जो है उसको मैं बता देता हूँ। ग्रीफ क्या होती है? देखो हमने दो चीज़ पढ़ी, ग्रीफ और डिप्रेशन। तो कोई भी पर्सन है ना, जब किसी अपने प्यारे आदमी को, प्यारी चीज़ को, प्यारे सामान को, ठीक है, प्यारे जानवर को, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको प्यारा हो और उसको वो खो दे, तो उसको वो जो फीलिंग जो आती है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ग्रीफ के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ग्रीफ के नाम से जानते हैं। तो ग्रीफ क्या है? कोई भी आदमी की वो फीलिंग, वो रेस्पॉन्स, जब उससे कोई उसका प्यारा, लविंग क्या हो जाए दोस्तों? लॉस हो जाए, खत्म हो जाए, उसको खो दे वो, तो जो फीलिंग आती है दोस्तों कुछ समय के लिए, वो क्या कहलाती है दोस्तों? ग्रीफ कहलाती है। वो क्या कहलाती है? ग्रीफ कहलाती है, ठीक है। तो ग्रीफ आपको ये समझ में आ गया कि लॉस ऑफ सम, रेस्पॉन्स टू द लॉस ऑफ समवन और समथिंग लविंग, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। तो हम पढ़ रहे थे अनप्लीजरेबल। तो अनप्लीजरेबल में हमने पहला पढ़ा ग्रीफ। तो ग्रीफ का मतलब क्या हुआ? फीलिंग आफ्टर लूजिंग लविंग पर्सन। कोई भी लूजिंग लविंग जो पर्सन है, कोई भी सामान भी हो सकता है, आइटम है, ठीक है, उसको लूज करने के बाद में जो फीलिंग आती है, ठीक है, कुछ भी लविंग चीज़ को, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ग्रीफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्यारी चीज़ को लूज करने के बाद, चाहे वो पर्सन हो, आइटम भी हो सकता है वो, ठीक, कोई थिंग हो सकती है, प्लेस हो सकता, पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, तो उसको हम किस नाम जानते हैं? पर्सन या थिंग को अगर कोई खो देता है, उसके बाद में वो जो दुखी रहता है ना, ठीक है, कि मन नहीं लगता जिसका, उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? जग सूना सूना लागे, वो वाला ग्रीफ है। वो क्या है? ग्रीफ है। जग सूना सूना लागे, कोई लगे ना अपना, वो है आपका ग्रीफ। इसके बाद दूसरा जो आता है दोस्तों, इसके अंदर डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी इसको आप थोड़ा सा छोड़ दो, बस इतना याद रख लो कि एक लंबे समय तक एक फीलिंग सैडनेस की रहे, हाइपो एक्टिविटी की रहे, ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? डिप्रेशन के नाम से। कि एक लंबे समय तक कोई आदमी क्या रहे? दुखी रहे, सैड रहे, ठीक है, दुनिया से उसके कुछ लेना देना नहीं हो, कम बोले, कम एक्टिविटी करे, हाइपो एक्टिविटी करे, तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती है दोस्तों? डिप्रेशन कहलाती है। इसके बारे में हम और अच्छे से जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन तो ऐसा है नहीं कि पूछा जाएगा, तो ये टर्म वैसे नहीं आएगा, टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आ जाओ अपने सबसे लास्ट वाले में। लास्ट क्या है दोस्तों? अदर्स। अदर्स में अपन कई सारे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कई सारे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको ना जिस तरीके से पढ़ाऊँ ना, आप उसी प्रकार से उनको क्या रखना याद रखना। पहला है ब्लंट, मतलब ब्लंट इफेक्ट। आपसे पूछेगा कि भाई ब्लंट इफेक्ट क्या होता है। इसके बाद में आपसे पूछेगा फ्लैट इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट क्या होता है। फिर आपसे पूछेगा अपैथी, अपैथी क्या होता है। फिर एक आपसे पूछ सकता है वो लेबाइल इफेक्ट, लेबाइल इफेक्ट, लेबाइल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। फिर दूसरा दोस्तों आपसे क्या पूछेगा, वो पूछ सकता है आपसे
फीलिंग ऑफ इनएप्रोप्रिएटनेस, इनएप्रोप्रिएटनेस या इनएप्रोप्रिएटनेस डायरेक्ट भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, फीलिंग ऑफ इनएप्रोप्रिएटनेस जरूर नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ आएगा, सीधा इनएप्रोप्रिएट भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके बाद में क्या हो सकता है दोस्तों, एम्बीवैलेंस पूछ सकता है वो आपसे। क्या पूछ सकता है, एम्बीवैलेंस। अभी मैं सबको समझा दूंगा, एक बार आप लिख लो बस। एम्बीवैलेंस पूछ सकता है, या पूछ सकता है एनहीडोनिया, एनहीडोनिया, या पूछ सकता है दोस्तों आपसे वो एलेक्सीथाइमिया, ठीक है। क्या पूछ सकता है वो आपसे, एलेक्सीथाइमिया भी पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है वो, क्या पूछ सकता है आपसे वो, फियर पूछ सकता है कि भाई फियर क्या है। या वो पूछ सकता है आपसे कि एंजाइटी क्या है। या आपसे वो पूछ सकता है कि एजिटेशन क्या है, एजिटेशन, ये पूछ सकता है। या क्या पूछ सकता है दोस्तों, अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, आप सोचोगे क्या यार सर बहुत ज़्यादा बता दिए, डी रियलाइजेशन। लेकिन दोस्तों याद करवा दूंगा आपको, बस ये कह सकता हूं मैं, डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन ज़्यादा हैं बट टफ नहीं है इतने, है ना। जब आप पढ़ोगे तो सारे याद हो जाएंगे। ये ऐसे अदर इफेक्ट हैं दोस्तों, अलग इफेक्ट हैं ये, ठीक है। इनको बारे में हम एक करके पढ़ते हैं। ये देखो सीक्वेंस में ब्लंट, फ्लैट और अपैथी, ये तीनों तो एक सीक्वेंस में है, ब्लंट, फ्लैट और अपैथी। ऐसे लिख लो इसको, ब्लंट, फ्लैट और अपैथी। तो दोस्तों डिक्रीज्ड इमोशंस और फीलिंग, डिक्रीज्ड इमोशंस आ जाए, फीलिंग आ जाए, या अफेक्ट आ जाए, ठीक है। या रिटार्डेड भी आ सकता है लिखा हुआ, डिक्रीज की जगह लिखा होता है रिटार्डेड, कम। किसी के इमोशंस फीलिंग कम हो जाती है ना, बस उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसी से थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे नहीं कि खत्म हो गई, नहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों, कम हो गई, क्या कहलाएगा, ब्लंट कहलाएगा। चाकू है ना, एक तो शार्प रहता है, पैना रहता है, किसी पे भी चलाओ चल जाएगा, एक ब्लंट हो जाता है वो, ठीक है, किसी पे भी चलाओ नहीं चलेगा, तो वो ब्लंट अफेक्ट हो गया। जिसकी फीलिंग अब क्या हो चुकी है, लगभग मरने वाली है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है, कम हो गई है, ठीक है। फीलिंग अब क्या हो गई है, कम हो गई है, इमोशंस कम हो गए हैं, अफेक्ट कम हो गया है, क्या कहलाएगा दोस्तों, ब्लंट अफेक्ट कहलाएगा। बस सीधा से याद रखो, ब्लंट मतलब कम होना। फ्लैट का मतलब क्या होता है दोस्तों, भाई और भी ज्यादा कम होना, तो नियर बाई एब्सेंस, इसमें पहुंच गया बस उस स्टेज तक, वो अभी बस उस स्टेज पे पहुंच ही गया है वो, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, नियर बाई एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स। भाई फीलिंग्स का या अफेक्ट का लगभग खत्म होना क्या कहलाएगा, फ्लैट कहलाएगा, और बिल्कुल खत्म हो जाना अपैथी कहलाएगा। बस अब देखो कैसे याद हो गए तीनों, एब्सेंस ऑफ अफेक्ट, ठीक है। ए मतलब एब्सेंस, पैथी मतलब इमोशंस, कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं, कोई फीलिंग नहीं, सारी फीलिंग खत्म, ठीक है, कोई फीलिंग है ही नहीं उसके अंदर, क्या कहलाएगा दोस्तों, अपैथी कहलाएगा, ठीक है। न उसको खुशी की फीलिंग है, न दुख की फीलिंग है, उसको न किसी से जेलसी है, कभी खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर, बस उसको कुछ नहीं लेना, कोई दोस्ती नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं किसी से भी। तो ब्लंट का मतलब कम होना, ठीक है। पहले क्या हुआ, थोड़ा दोस्तों कम हुआ, फिर थोड़ा सा फ्लैट हुआ, और फिर बिल्कुल खत्म ही हो गया, आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ये तीनों स्टेज हो गई, तो ब्लंट कम, फ्लैट बिल्कुल खत्म के आसपास, और अपैथी का मतलब बिल्कुल एब्सेंट हो जाना। कोई दिक्कत है इनमें, मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें एक चौथा जो मैंने लिखा है वो है लेबाइल इफेक्ट। वो क्या है दोस्तों, लेबाइल इफेक्ट, अफेक्ट। तो इसमें क्या है दोस्तों, रैपिडली मूविंग फ्रॉम, या लेवल इफेक्ट में ये लिखो, फीलिंग ऑफ, चलो इसी तरीके से लिखो, मेरे से लैंग्वेज नहीं बन पा रही इसकी, रैपिडली चेंजिंग फ्रॉम, इनको हम इमोशनल लेबिलिटी के नाम से जानते हैं, फ्रॉम वन फीलिंग टू अनोदर,
देखो समझाता हूँ, इसको हम इमोशनल लेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, ये भी लिख लेना, आल्सो नोन एज इमोशनल लेबिलिटी। मतलब एक फीलिंग है ना, उससे दूसरी फीलिंग पे जस्ट चले जाना। कैसे? लाफिंग एंड क्राइंग एट सेम टाइम। बेस्ट एग्जाम्पल, कुछ नहीं करना। कोई आदमी है दोस्तों, अभी क्या कर रहा था, जोर जोर से हंस रहा था, और उसके बाद थोड़ी देर बाद में देख रहे हैं जोर जोर से रोने लग गया, जब की जब। तो दोस्तों उसका जो मूड है ना वो एक लेवल पे नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेबाइल, चेंज हो रहा है, अपर डाउन, लेबाइल हो रहा है। क्या हो रहा है? लेबाइल हो रहा है। तो लेबाइल इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एक मूड का या एक फीलिंग का दूसरी फीलिंग पे फास्ट चेंज हो जाना, तेज चेंज हो जाना, क्या कहलाता है दोस्तों? लेबाइल इफेक्ट कहलाता है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इमोशनल लेबिलिटी। कोई पर्सन अभी दुखी था, अगले ही पल क्या हो गया दोस्तों? खुश हो गया। अभी रो रहा था, हंसने लग गया, हंस रहा था, रोने लग गया। ठीक है, किसी के पास अभी गुस्सा था, अभी उसके प्रति प्यार करने लग गया। तो दोस्तों ऐसी जो फीलिंग होती है उसे हम, जिसके अंदर एक फीलिंग से दूसरी फीलिंग पे आदमी क्या चले जाए दोस्तों, तेजी से निकले, तो उसे हम किस नाम जानते हैं? लेबाइल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं? लेबाइल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखना कि लेबाइल इफेक्ट क्या होता है। तो हमने 4 पढ़ लिए हमने, एक हमने पढ़ लिया ब्लंट, फिर हमने पढ़ा फ्लैट, फिर हमने पढ़ा अपैथी। तो उनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, खत्म होते होते वो खत्म हो गए। और यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये एक से दूसरे पे भाग गया, और वो भी किस गति से? तेज गति से। खुश था, दुखी हो गया, ठीक है, गुस्सा था, प्यार हो गया। तो एक फीलिंग से दूसरी फीलिंग पे रैपिडली मूव ऑन होना क्या कहलाता है दोस्तों? लेबाइल इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? लेबाइल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आपके 4 मैंने आपको करवा दिए खत्म, जिसमें हमने पढ़ा ब्लंट इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट, अपैथी और लेबाइल इफेक्ट। अब आ जाओ, 2 ऐसे पढ़ेंगे जो सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलते हैं। सिजोफ्रेनिया के जब 4A सिम्टम देखते हैं, उनमें से 2 आते हैं, एम्बिवेलेंस और एप्रोप्रिएटनेस के प्रॉब्लम। ठीक है, एप्रोप्रिएटनेस की प्रॉब्लम। उसके अलावा एक अफेक्ट का आता है, ठीक है, डिसऑर्डर, और एक उसके अंदर क्या आता है? ऑटिस्टिक थिंकिंग आता है। 4 आते हैं, यूगेन ब्लूलेयर ने दिए थे। आप जब सिजोफ्रेनिया पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से मैं इसके बारे में बता दूंगा। अभी इनको बात करते हैं। फीलिंग ऑफ इनएप्रोप्रिएटनेस, इनएप्रोप्रिएटनेस, बस बिल्कुल सिंपल है, नाम में ही है। ऐसे कह रहा है कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बेचारा शब्द आपको ये कह रहा है कि भाई मैं और टर्मिनोलॉजी की तरह नहीं हूँ, मैं तो ऐसी टर्मिनोलॉजी हूँ कि आपको खुद को ही पता है। आप कहोगे सर कैसे? भाई इनएप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? जो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो एप्रोप्रिएट क्या नहीं है दोस्तों? एप्रोप्रिएट ये नहीं है कि आप किसी की शादी में जाओ, किसी की शादी हो रही है, मैरिज हो रही है, और सब वहां पर क्या है दोस्तों? खुश हैं, और आप जोर जोर से वहां पे क्या करने लग गए? क्राई करने लग गए। या आप ग्रेवयार्ड में जाओ, किसी के बेचारे किसी की डेथ हो गई, और वहां पर जाके आप जोर जोर से क्या करने लग जाओ दोस्तों? हंसने लग जाओ। ठीक है, अब वो अलग बात है, ये मत कह देना कि सर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी थी मैं तो रोऊंगा ही। तो यहाँ पर तो कौन सा है? वहाँ पर एप्रोप्रिएट है वो। लेकिन आप किसी रिश्तेदार की शादी में गए हो, आपकी बहन की शादी है मान लो, और आपकी खुद की शादी है, आप खुश हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? रो रहे हो। तो उसे आप किस नाम जानोगे? कि भाई खुशी के अवसर पे रोना, रोने के अवसर पे क्या होना? खुश होना। क्या कहलाता है दोस्तों? इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनएप्रोप्रिएटनेस और इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट कहलाता है। कि जो अफेक्ट जो है एबनॉर्मल अफेक्ट, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट का मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट अफेक्ट, ऑपोजिट इमोशंस और फीलिंग्स, ऑपोजिट इमोशंस और फीलिंग होना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होना, क्या कहलाता है? इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट कहलाता है। जहां पर पर्सन को खुश रहना चाहिए वहां रो रहा है, और जहां रोना चाहिए वहां क्या हो रहा है? खुश हो रहा है। किसी के ग्रेवयार्ड में गए और अगर वहां पर हंसे तो टांग टुटवा के आओगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट कहलाएगा। तब आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा, कंफर्म। ठीक है, तो इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, एम्बिवेलेंस, एम्बी वर्ड जो है ना उसका मतलब दोनों तरफ। ठीक है, एम्बिवेलेंस जो वर्ड है ना उसका मतलब क्या होता है? दोनों तरफ। तो मतलब एक ही पर्सन का एक ही समय पे 2 फीलिंग रखना। ठीक है, तो हैविंग ऑपोजिट फीलिंग्स, ये 2 ऑपोजिट फीलिंग्स लिखो, हैविंग 2 ऑपोजिट फीलिंग्स फॉर सेम पर्सन एट सेम टाइम, क्या कहलाता है दोस्तों? एम्बिवेलेंस कहलाता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, ये क्या है? भाई कभी कभी क्या होता है कि आप किसी से प्यार करते हो मान लो,
और उसको वो किसी लड़के से मिल ली, लेकिन आपको उससे प्यार बहुत ज़्यादा है, तो उसी समय आपको उस पर गुस्सा भी आता है, लेकिन आप उससे प्यार भी तो करते हो। तो दोनों चीज़ें एक साथ होना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, डिसऑर्डर नहीं है वो। तो वो दोनों चीज़ें एक साथ होना दोस्तों कि दो अपोजिट फीलिंग, ठीक है, सेम पर्सन के लिए सेम समय पे होना क्या कहलाता है? एम्बिवेलेंस कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं दोस्तों जो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर उसको कैरी करना पड़ता है, तो उनकी फीलिंग है ना एम्बिवेलेंस की हो जाती है। वो सोचती है कि रखूँ या नहीं रखूँ इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू, ठीक है। तो अपने बच्चे के प्रति वो एक बार ये सोचेंगे यार मेरा बच्चा है, कैसे MTP करवा लूँ मैं, फिर कई बार सोचेंगे नहीं यार मुझे नहीं करना, मुझे मेरी भी तो लाइफ है, ठीक है। फिर उसकी फेमिनिज्म जग जाएगी कि नहीं मेरी भी तो लाइफ है। तो बच्चे के प्रति दोनों फीलिंग है, उसको प्यार की भी है और हेट की भी है। तो दोनों फीलिंग एक पर्सन के एक ही समय पे होना क्या कहलाता है दोस्तों? एम्बिवेलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्बिवेलेंस कहलाता है। तो मेरे को लग रहा है ये आ गया होगा समझ में, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद है एनहिडोनिया। इसके बाद है दोस्तों एनहिडोनिया। एब्सेंस ऑफ प्लीजर फ्रॉम प्रीवियस प्लीजरेबल सिचुएशन। देखो अपैथी में तो क्या हुआ, सुख और दुख दोनों गायब, कुछ नहीं है उसको, न उसको खुशी है न कोई दुख है। मैंने आपको कहा था कभी खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। लेकिन यहाँ पर दुख रहेगा लेकिन खुशी गायब। खुद की शादी है लेकिन उसको जो खुशी मिलनी चाहिए ना, जो प्लीजर है वो क्या हो जाए दोस्तों? गायब हो जाए। तो किसी भी चीज़ से क्या नहीं ले पाए, कोई भी पर्सन प्लीजर नहीं ले पाए, खुशी नहीं ले पाए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एनहिडोनिया के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं? एनहिडोनिया के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ प्लीजर, ऐसी चीज से जिसमें मतलब खुशी मिलनी चाहिए और उससे आदमी क्या नहीं ले पाए दोस्तों? प्लीजर नहीं ले पाए, खुशी नहीं ले पाए, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एनहिडोनिया के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं? एनहिडोनिया के नाम से जानते हैं कि जिसमें हमें प्लीजर मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, उससे हम खुशी नहीं ले रहे, ठीक है। जिस चीज़ में हमें खुश होना चाहिए उससे हमें खुशी नहीं मिल रही, एनहिडोनिया। अपैथी में क्या है? सुख और दुख दोनों गायब है। इसमें दुखी तो वो हो जाएगा, उसको कहोगे मैं दुखी हो जाएगा, लेकिन उसको कहो खुश हो जा, खुश नहीं होगा वो। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एनहिडोनिया के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एनहिडोनिया भी ये तो वही बात हो गई और अपैथी भी वही बात होगी, तो ये दोनों सेम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एलेक्सीथाइमिया। तो आजकल वो आता है ना अमेजोन का एलेक्सा, उसको कहो समझ ही नहीं पाता कि क्या कह रहा है, तो वही एलेक्सीथाइमिया समझ लो। थाइमिया मतलब मूड, एलेक्सी का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे मान लो कि कोई भी पर्सन खुद की फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पाता हो, उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एलेक्सीथाइमिया के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज तो अनेबल टू अंडरस्टैंड सेल्फ एंड अदर फीलिंग, खुद के अंदर क्या फीलिंग है ये भी नहीं समझ पाएगा कि मैं खुश हूँ, दुख हूँ, क्या हूँ, अदर फीलिंग। और साथ में एंड अगर समझ में आ भी गया तो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा कि क्या डिस्क्राइब करूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो अनेबल टू डिस्क्राइब इट, कि मेरे अंदर क्या चल रहा है समझ ही नहीं पाएगा वो, डिस्क्राइब इट। बस सिंपल सी बात समझो कि एलेक्सीथाइमिया में क्या हो गया कि उसके अंदर क्या फीलिंग है और दूसरों की क्या फीलिंग है उसे कोई समझ में नहीं आती है, ठीक है। कि भाई मैं क्या हूँ, खुश हूँ, दुख हूँ, उसको खुद को पता ही नहीं है, ठीक है। कि मेरे अंदर क्या है, मैं उसके प्रति गुस्सा हूँ, मैं उसके प्रति जेलस हूँ, मेरे उसके प्रति प्यार है, क्या है, उसको बताओ यार, उसको क्या चाहते हो तुम उसके बारे में, तुम बताओ उसके बारे में। तो कहेगा, कोशिश करेगा, बोल नहीं पाएगा कि क्या बताऊँ, समझ ही नहीं आएगा उसको कि मैं उससे प्यार करता हूँ, नफरत करता हूँ, खुशी है, प्यार है, क्या है। तो फीलिंग को नहीं समझ पाएगा। और जब जो आदमी समझ ही नहीं पाए वो डिस्क्राइब क्या करेगा? भाई तुम्हें क्वेश्चन आता ही नहीं है और तुम्हें कह दिया कि भाई 5 पेज लिखो, तो कैसे लिखोगे तुम? तो जब वो फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा तो उसको फिर डिस्क्राइब क्या कर पाएगा? इसलिए वो व्यक्ति उसको क्या नहीं कर पाता दोस्तों? डिस्क्राइब भी नहीं कर पाता। क्या कहलाता है? एलेक्सीथाइमिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एलेक्सीथाइमिया कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट, अब ज़्यादा नहीं बच रहा, मुझे पता है कि थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, बट आप मेरे साथ अभी थोड़ी देर और बने रहो।
एक है फियर और एक एंजाइटी है और एक है एजिटेशन। तीनों को एक साथ करवाऊंगा, फियर, एंजाइटी और एजिटेशन। फियर के मतलब क्या होगा दोस्तों कि बुरी फीलिंग होगी, बैड फीलिंग, जो अच्छी फीलिंग नहीं लगी। बैड फीलिंग अबाउट थिंकिंग ऑफ रियल स्टिमुलाई, फियर कहलाएगा। फियर का मतलब समझ लेना, फियर में भी 4 वर्ड हैं और रियल में भी 4 वर्ड हैं। अभी समझाऊंगा ये एंजाइटी में और इसमें दोनों में अंतर। यहां पर क्या होगा, बुरी फीलिंग फील होगी, अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है। बैड फीलिंग अबाउट अनरियल और इमेजिनरी स्टिमुलाई एंजाइटी कहलाएगी। एजिटेशन क्या कहलाएगा, एंजाइटी विद हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी विद हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी के साथ में हाइपर एक्टिविटी हो। अब अवसर मुझे एंजाइटी समझ में नहीं आ रही, पहले सुनो एंजाइटी, ठीक है भाई। आप पढ़े नहीं लेकिन आप अभी फेल नहीं हुए हो, लेकिन आपको टेंशन है कि मैं फेल हो जाऊंगा। मेरे को आपको किस चीज का बुरी फीलिंग आ रही है कि मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। दोस्तों जब आप फेल हुए ही नहीं हो तो अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो आप, ठीक है। आप ये सिर्फ सोच रहे हो, आपके दिमाग में अनुमान लगा रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा। रियल हुए हो कि आप फेल अभी नहीं, अभी एग्जाम ही नहीं हुआ। क्या है दोस्तों, अनरियल है, ऐसा स्टिमुलाई जो अनरियल है, जो सिर्फ आपकी इमेज में है, आपके दिमाग में है, और उसके बावजूद आपकी फीलिंग जो आ रही है उसके प्रति बैड आ रही है, खराब फीलिंग आ रही है, जो आपको अच्छा फील नहीं करवा रही। क्या कहलाएगा दोस्तों, एंजाइटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंजाइटी कहलाएगा। दूसरा, फियर रियल होता है दोस्तों। फियर क्या होता है, रियल होता है। मतलब कि आपके सामने मान लो शेर आ गया और मैं आपको कहूंगी नहीं अब मत डरो, आप कहोगे कैसे नहीं डरूंगा, सामने तो शेर है सर, वो तो रियल है, तो उसका तो मुझे फियर होगा ही। तो दोस्तों अगर स्टिमुलाई रियल है और उसको सोच के आपकी बॉडी के अंदर फीलिंग बुरी आई है तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, उसे हम किस नाम जानेंगे, फियर के नाम से जानेंगे। तो एंजाइटी और फियर में बस एक अंतर है, फियर बरोबर रियल याद रख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फियर रियल स्टिमुलाई से होगा और एंजाइटी की जो फीलिंग है दोस्तों वो किससे होती है, अनरियल और इमेजिनरी स्टिमुलाई से क्या होती है, एंजाइटी होती है, ठीक है। एंजाइटी के अंदर भी ज्यादा वर्ड आते हैं, रियल में भी ज्यादा आते हैं और इमेजिनरी में भी बहुत सारे आते हैं। यहाँ पर फियर में भी कम आते हैं, रियल में भी कम आते हैं। 4 ही आ रहे हैं, फियर में भी 4, रियल में भी 4। तो फियर बरोबर रियल, इतना याद रख लो। और एंजाइटी मैंने बता दिया, तो अनरियल और इमेजिनरी स्टिमुलाई। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ मैं आपको, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा। इसके बाद है एंजाइटी विद, और मैं आपको है ना जब ये पूरे टॉपिक हो जाएगा ना तो एक साथ इसके बहुत सारे क्वेश्चन है ना जल्दी जल्दी रिपीट करवाऊंगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर मतलब ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी आप ऐसे मत सोचना कि सर ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज लिखा रहे हो, लैंग्वेज टफ आ जाती है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो वो सब चीज़ें मैं आपकी जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद एजिटेशन, बस एंजाइटी हो गई साथ में, भाई एंजाइटी हो गई अनरियल चीज़ की, और साथ में आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ क्या हो गई दोस्तों, बढ़ गई हैं। आपकी बॉडी की एक्टिविटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, हाइपर एक्टिविटी हो गई है आपके साथ में, ठीक है। आपको पसीने आ गए, आप चल रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो कि और ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, ठीक है। तो वो सब क्या कहलाएगी दोस्तों, एजिटेशन कहलाएगा। तो एंजाइटी के साथ में क्या होना, हाइपर एक्टिविटी होना। अब बस 2 बचे हैं, फिर हम इनको क्या करेंगे, खत्म, और फिर मैं आपको वापस से एक बार जल्दी से रिवाइज करवा के और आपको बता दूंगा। अब आपके 2 बचे हैं दोस्तों, डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन। तो डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ, बस 2 लाइन में बताऊंगा इसको मैं, डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ और डिटैचमेंट फ्रॉम एनवायरमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम एनवायरमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम एनवायरमेंट। मतलब खुद को डिटैच कर लेना, खुद के बारे में कुछ सोचना ही नहीं, चप्पल पहन रखी नहीं पहन रखी, खुद के बारे में कोई फीलिंग नहीं रखना, खुद के बारे में सोचना नहीं कैसे रहना है मुझे, कैसे नहीं रहना, ठीक है, किसको चाहना है किसको नहीं चाहना,
किसके प्रति प्रेम है, किसके प्रति दुख है, कुछ नहीं। खुद से क्या कर लेना दोस्तों, डिटैच कर लेना, क्या कहलाता है, डीपर्सनलाइजेशन कहलाता है। डी मतलब डिटैचमेंट और पर्सनल मतलब खुद से। और आपको लोगों से फर्क नहीं पड़ रहा, डी रियलाइजेशन, एनवायरमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा कि बाहर क्या हो रहा है, सर्दी हो रही है लेकिन आप कपड़े निकाल के घूम रहे हो। संसार से आपका मोह भंग हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आपको बाहर जो है वर्ल्ड है, संसार है, वो दिख ही नहीं रहा। तो आप एनवायरमेंट से क्या हो गए हो दोस्तों, डिटैच हो जाओ। आप क्या हो जाओ कि आपको बाहर कोई है या नहीं है, कुछ फीलिंग नहीं हो, तो वो चीज क्या कहलाती है दोस्तों, डी रियलाइजेशन कहलाती है। कि आपकी फीलिंग का बाहर के एनवायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना, डी रियलाइजेशन। और आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग का खुद से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या कहलाएगा दोस्तों, डी पर्सनलाइजेशन कहलाएगा। जल्दी से आते हैं, खटाखट फास्ट क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ब्लंट इफेक्ट कम होना, फ्लैट नियर बाई एब्सेंट होना, अपैथी क्या होना दोस्तों, बिल्कुल एब्सेंट होना, और लेबाइल का मतलब रैपिडली चेंज होना, हंसना रोना, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट, जहां खुशी है वहां रोना, जहां रोना है वहां हंसना। एक ही आदमी की एक ही समय पे दो फीलिंग होना एक ही पर्सन के प्रति, एम्बिवेलेंस कहलाता है। भाई खुशी नहीं लेना किसी भी चीज से, एक लाइन में, एनहिडोनिया, ठीक है। अपने मूड को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा, दूसरी की फीलिंग को समझ नहीं पा रहा, क्या कहलाएगा दोस्तों, एलेक्सीथाइमिया कहलाएगा। फियर बरोबर रियल, रियल स्टिमुलाई से जो फीलिंग आए, ठीक है, जो कि अनप्लीजेंट हो, खुद को अच्छी नहीं लगे, क्या कहलाएगा, फियर कहलाएगा। एंजाइटी, इमेजिनरी से, अनरियल से एंजाइटी। हाइपर एक्टिविटी हो जाए एजिटेशन के साथ में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में दो मैंने आपको बता ही दिए, डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। डिटैचमेंट फ्रॉम एनवायरमेंट एंड डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ। तो ये सारे जो टर्म है दोस्तों हमने पढ़ लिए हैं। और अब जो सबसे मेन जो टर्म बच रहा है, और वो कौन सा बच रहा है आपका, वो बच रही है कोग्निटिव एक्टिविटीज। और कोग्निटिव जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर हम पढ़ेंगे थिंकिंग, ओरिएंटेशन, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, ठीक है, आपका इंसाइट पढ़ेंगे, आपका क्या पढ़ेंगे हम, जजमेंट पढ़ेंगे, आपका क्या पढ़ेंगे, जजमेंट पढ़ेंगे। तो ये सारी जो, और अटेंशन, तो ये सारे डिसऑर्डर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक लंबी क्लास होने वाली है। मैं चाहूँ तो ये छोटी छोटी क्लास भी करवा देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो नोट सेट है उससे पहले कंप्लीट हो। तो सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करवाए ना, एक बार वो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आप खुश रहना। देखो क्वेश्चन है, टू कॉन्ट्रा इंडिकेटरी फीलिंग फॉर सेम पर्सन एट सेम टाइम इज नोन एज। दो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी मतलब जस्ट ऑपोजिट फीलिंग, ठीक है, खुशी की भी दुख की भी, सेम पर्सन का, सेम पर्सन के लिए होना, सेम टाइम पे होना, क्या कहलाता है दोस्तों, एम्बिवेलेंस कहलाता है। प्लेजर फील नहीं करना, एनहिडोनिया कहलाता है, ठीक है। और एलेक्सीथाइमिया, भाई सेल्फ की फीलिंग का अदर की फीलिंग से कुछ लेना देना उसका है नहीं, और उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा। और डी रियलाइजेशन मतलब खुद से डिटैचमेंट, सॉरी एनवायरमेंट से डिटैचमेंट, क्या कहलाता है, डी रियलाइजेशन कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो, ये क्वेश्चन मैंने बताया नहीं यहाँ पर, चलो ये दो क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, रेगुलेशन ऑफ इमोशन इज द फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि जो इमोशंस जो हमारे होते हैं ना, वो ब्रेन के कौन से पार्ट से होते हैं, तो फ्रंटल लोब आएगा, ठीक है। और अगर आपको सिस्टम पूछे, न्यूरो एनाटोमिकल सबस्ट्रेट पूछे, कोई भी सिस्टम पूछे हमारी बॉडी का, तो लिम्बिक सिस्टम आएगा। इमोशंस के लिए कौन सा सिस्टम आएगा दोस्तों, लिम्बिक सिस्टम आएगा। लिम्बिक सिस्टम का मतलब ये है, इसमें कई सारे जो ऑर्गन है ना दोस्तों, वो क्या हो जाते हैं, अगर सिर्फ लोब पूछता है तो फ्रंटल लोब करके आओगे, और अगर सिस्टम पूछता है ना तो उसमें लिम्बिक सिस्टम करोगे। इसमें कई सारी, हिप्पोकैम्पस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, वो आता है, ठीक है, कोर्टेक्स पार्ट आता है, ठीक है, कुछ गायरीज जो है वो आती हैं, ठीक है, और एमाइडेला आता है। तो कई सारे इसके जो पार्ट्स आते हैं, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि सिस्टम अगर पूछे तो लिम्बिक सिस्टम आएगा, और अगर लोब पूछे कि इमोशंस के लिए कौन सा लोब जिम्मेदार होता है हमारे ब्रेन का, तो कौन सा लोब होता है दोस्तों, मेनली कौन सा लोब होता है इमोशंस के लिए, फ्रंटल लोब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है।